अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। शहर भर में क्या हो रहा है और क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज पर भी बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के एजाज़ में अलविदाई ज़ोहराना सिंध हाउस इस्लामाबाद में दिया गया और इस ज़ोहराने में MQM के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल थे, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर भी शामिल थे। अब जो है वो हम देख रहे हैं कि निगरान सेटअप ने जाना है और जो नई हुकूमत है उसने भी हल्फ उठाना है। सैटरडे को हल्फ बर्दारी की जो है वो तकरीब भी होगी। नई काबीना का जो है वो ऐलान किया जाएगा, किस किस के हाथ में कौन सा कलमदान आएगा। इस हवाले से भी हम देखेंगे कि किसको क्या जो है वो मिलता है कलमदान। इसके अलावा एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो नुमाइश का जो है वो मेला सज गया है। फार्मर्स को फार्मिंग के जदीद तरीकों और वैल्यू एडिशन के बारे में जो है तरबियत दी जाएगी। नुमाइश लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और फिशरीज़ के शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात को उजागर करेगा और आम शुरा को मवेशी ख़रीदने के लिए आला नस्ल के मवेशी भी इस नुमाइश में आप देख रहे हैं कि वो शामिल हैं और वहाँ पर देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। इसके साथ साथ इंटर के इम्तहानात में आइंदा 3 साल पेपर पैटर्न कैसा होगा। तालीमी साल 2026 तक इंटर के इम्तहानात में 20% MCQs होंगे, 40% पर्चा मुख्तसर सवालात पर मबनी होगा और बाकी पर्चे में 40% सवालों के जवाब तफसील से देना होंगे। तो ये एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कुछ सालों पहले 2-3 साल पहले भी पैटर्न चेंज किया गया था। अभी दोबारा से पैटर्न चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। इंटर बोर्ड ने 2026 तक पैटर्न तब्दील ना करने का ऐलान किया है और पुराना निसाब पढ़ने वाले तलबा पुराने निसाब के मुताबिक पर्चा मांग सकेंगे। 2022 में फर्स्ट ईयर के मुताबिक जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं उसके निसाब में तब्दीली होगी। केमिस्ट्री, रियाजी, अंग्रेज़ी और बायोलॉजी का जो है साल अव्वल का निसाब तब्दील हो गया है, साल दोम का निसाब सेम रहेगा। इसके साथ साथ FECCI ने 2 सियासी जमात को मिलकर हुकूमत बनाने को मुल्की मईशत के लिए खुशाइन करार दिया और FECCI की कायम मकाम सदर साकिब फयाज़ मगू का कहना है कि बहुत खुशाइन बात है कि 2 सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बना रही हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वह अब मुल्क की मईशत के लिए उनको मिलकर काम करना होगा और एक पेज पर आना होगा। सियासी इस्तेहकाम ना होने तक तो मुल्की मईशत को भी नुकसान होता है और ये ऐसा कहना है साकिब फयाज़ साहब का। और दोनों सियासी जमातें एक साथ होंगी तो ही मजबूत हुकूमत बनेगी। उसके साथ साथ बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ जो हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक अदायगी का डाटा जारी कर दिया गया है। रवा माली साल के पहले 6 माह में बैरूनी कर्जे और सूद की अदायगी की मद में 7 अरब 30 करोड़ डॉलर अदा किए गए, स्टेट बैंक का ये कहना है। उसके अलावा 6 माह में जो रवा साल जो है उसमें बैरूनी कर्ज की असल रकम की मद में 4 अरब 7 करोड़ डॉलर अदा किए गए हैं और जो सूद की मद है उसमें 2 अरब 70 करोड़ डॉलर अदा किए गए हैं। 6 माह में टैक्स वसूली 4,800 अरब रही और कर्ज़ की मद में 4,200 रुपये जो है वो अदायगी की गई है। तो ये भी हमारे सामने खबर स्टेट बैंक की तरफ से जारी की गई है। उसके अलावा PSL की सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजामात के हवाले से भी आपको बताएं कि कराची के होने वाले मुकाबलों की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ और इस इजलास में एडिशनल IG कराची शरीक थे, DIG ट्रैफिक थे, हेडक्वार्टर सिक्योरिटी इमरजेंसी कराची जोन्स, DIG RRF और दीगर पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। इसमें जो 28 फरवरी से कराची में मुनक्किद होने जा रहे हैं मैचेस उसमें उसकी सिक्योरिटी के मजमूई तौर पर तकरीबन 5,600 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रास्ते प्लान किए जाएंगे और जो कोई भी सड़क और जो शारा है उसको मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक नहीं रखा जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा ज़्यादातर ट्रैफिक को ताकि शहरियों को मुश्किलात ना पेश आ सकें। इसके अलावा 18वें सिंध गेम्स भी होने जा रहे हैं। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और फेस्टिवल की तरह होता है ये सिंध गेम्स। इस हवाले से भी बात करेंगे कि कौन कौन से गेम्स हैं, कौन कौन से लोग हिस्सा लेंगे, हम इस पर बात करेंगे। वेलकम करते हैं मेहमानों को शो में। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे, आज साथ साथ में महराज अख्तर साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है जी जावेद भाई, ये सिंध गेम्स होने जा रहे हैं 18वें, जी क्या तैयारियां इसकी जो है और कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जी कोई तकरीबन 6 साल से ज़्यादा अरसे के बाद ये हो रहे हैं और आज की इफ्तारी तकरीब खेल का बाकायदा आगाज़ तो अभी 10 बजे से मुख्तलिफ वेन्यू पर हो चुका होगा, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ, यानी अलग अलग जैसे बैडमिंटन कोचिंग सेंटर में है, फिर फुटबॉल जो है KMC ग्राउंड में है, इस तरह हॉकी KHA गुलशन इकबाल में है, तो टेनिस के मुकाबले नया नाज़माबाद में, इस तरह अलग अलग सेंटर पे इवेंट हो रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ना अभी भी
बहुत ही बुरे अंदाज से इसमें सेट की गई हैं कि शेड्यूल इवेंट का मुकम्मल तौर पर दिया नहीं गया। अच्छा, फिर बहुत सारे खिलाड़ी जो अंदर सिंध से आए हैं, यानी कराची, हैदराबाद, सक्खा, लाड़काना, मीरपुर ख़ास और बेनज़ीराबाद 6 डिवीज़न की इसमें टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो उनकी रिहाइश के लिए काफ़ी लोगों ने शिकायत की। रात तक कुछ लोग कराची तो पहुंच चुके थे, लेकिन रिहाइश के लिए परेशान थे, कोऑर्डिनेशन उनसे सही नहीं हुई। तो ये उनकी शिकायत है। जैसे कुछ लोग को ठहराया गया कैंट के अर्ली मार्केट के होटल में, सदर के होटल में, और कुछ ख़वातीन खिलाड़ी ठहरी हैं नेशनल कोचिंग सेंटर में, स्काउट्स हॉस्टल में और यूथ हॉस्टल में, इस तरह से। तो रिहाइश के हवाले से मुश्किलात है। और इवेंट के असल में होना हर साल होता है, बजट रखा जाता है 10 करोड़, इस बार तो 15 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। तो लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं कि नहीं, आपने उनको जो विनर होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको सिर्फ लगता है लोहे का मेडल देंगे, कोई इनामी रकम कुछ नहीं होगी उनके लिए। तो कैश प्राइज़ के बगैर इतनी दूर से आ रहे हैं लड़के, तो आप खिलाड़ी उनको क्या देना चाह रहे हैं? तो उनको कोई मदद भी होनी चाहिए। 6 साल बाद गेम्स हो रहे हैं, बीच में कोई गेम नहीं हो, इनमें जो अच्छा खेलेगा उसको नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सही। अच्छा, फिर ये आज जो तकरीब होगी उसके बाकायदा जो एक मशल है वो मज़ार कायद से रवाना होगी। ओलंपियन नासिर अली और दूसरे खिलाड़ी उसको लेके चलेंगे। फिर जब नेशनल कोचिंग सेंटर पहुंचेगी, बारास्ता वो बाई रोड आएंगे, तो वो कोचिंग सेंटर में उसको मशल रोशन करेंगे। और साबिक कप्तान है ओलंपियन नासिर अली, और उसके बाद जो है सूबाई वज़ीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह जो इसका बाज़ाब्ता इफ्ताह करेंगे। और 4000 के करीब खिलाड़ी इसमें मर्द ख़वातीन हिस्सा ले रहे हैं। 42 खेलें लड़कों के लिए और 27 खेलों में लड़कियां हिस्सा लेंगी। अच्छा, जो 6 साल से ना होने की वजह क्या थी जावेद इकबाल साहब के पीछे? इसमें झगड़े थे सिंध स्पोर्ट बोर्ड यानी महकमा खेल हुकूमत सिंध और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का। वो कहते थे हम कराएंगे, वो कहते हैं हम कराएंगे। हालांकि ये राइट होता है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का। जो भी ओलंपिक एसोसिएशन होती है, भले सूबे में या मुल्क में, यही झगड़ा पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में इस तरह झगड़ा है। यहाँ देखने को तो ये है कि अमली तौर पर यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड खेलों को फ़रोग देने का इदारा है पूरे मुल्क में। पूरी दुनिया में ऐसी होता है, स्पोर्ट बोर्ड जो खेलों को फ़रोग देता है, वो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हमारे यहाँ लगता है वो सिर्फ ग्रुपबंदी को प्रोमोट करता है, यानी ग्रुपिंग ज़्यादा करवा के मुख्तलिफ जाली फेडरेशन को फ़ंड देता है, और जो असली फेडरेशन उनको नहीं देना चाहता है। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को मानती है, उसको रिकगनाइज़ करती है। लेकिन हमारे हुकूमत पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के लोग जो हैं वजारत खेल के, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को मानने को तैयार नहीं होते हैं। कई बार उन्होंने जाली गेम करा दिए, और जो स्पोर्ट्स बोर्ड का फ़ंड है वो जाली फेडरेशन को दिया, ताकि उनका उसमें कमीशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं किसी और को पसंद नहीं हूँ तो वो दूसरे को फ़ंड दे रहे हैं, उसी से गेम करवा रहे हैं। तो ये जो ऊपर से नीचे तक चीज़ें ख़राब चली आ रही हैं। तो करप्शन है, 12 करोड़ रुपए ज़ाया कर दिए गए 2012 में गेम्स हुए। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें ना बिगड़ती हुई आ रही हैं, और चीज़ होने का, ठीक होने का नाम लेना। हालांकि ये वो खेल हैं जो कराची लेवल पे होते हैं, फिर सूबाई लेवल पे होते हैं, फिर नेशनल लेवल पे, इन्हीं से आपको अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब तक प्रमोट नहीं करेंगे अपने खेलों को, अपने बोर्ड्स को इनफैक्ट, और तमाम जो इदारे हैं उनको एक साथ ऑन बोर्ड होने चाहिए। अब सोच ये होनी चाहिए कि भाई खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाना है, मुख्तलिफ गेम्स कैसे करवाने हमारे यहाँ, जिसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। बहरहाल मौसम की सूरत हाल भी जान लेते हैं। कराची भर में मौसम कैसा है इस वक्त? हमारे साथ आयमा हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आयमा खान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखें रमशा, शहर कायद का मौसम जो है वो खासा बेअतबारी का शिकार है। शहर कायद के लोग भी जो है वो इस हवाले से परेशान है कि दोपहर में जो है वो गर्मी का राज बरकरार है, जबकि लोग ये समझ रहे हैं कि शहर से जो है वो सर्दियां रुखसत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। रात में हम महसूस कर रहे हैं कि खुनकी भी रहती है, और आज सुबह भी हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस की जा रही थी। दर्जे हरारत भी जो है वो 13 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। शहरी जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं कि आया हम जो है वो गर्मी के कपड़े पहने, या तो फिर जो है वो सर्दियों के कपड़े जो है वो वापस रख दें, या वही कपड़े जो है वो हम पहने। और इस वक्त अगर बात करें मौसम की, तो तेज़ धूप जो है वो निकली हुई है, मतलब मुकम्मल तौर पर साफ़ है। हवाएं जो है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल हैं, और इसके साथ ही साथ जो है वो खुश्क मौसम खासा महसूस किया जा रहा है। और ये बदलता हुआ मौसम जो है वो खासी बीमारियों का भी सबब बन रहा है। हम देख रहे हैं कि एलर्जीज़ में जो है वो इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो है वो गले की बीमारी, गले में दर्द, और जबकि जो है वो
नज़ला ज़ुकाम में भी जो है, नज़ला ज़ुकाम के अमराज में भी जो है वो बढ़ रहे हैं शहर में। इसकी वजह यही है कि दोपहर में जो है वो गर्मी बरकरार रहती है, तो शहरी जो है वो ठंडे पानी का और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और फिर जो है शाम जैसी ही होती है तो तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और रात में जो है वो दर्जा हरारत जो है वो अचानक से ड्रॉप भी हो जा रहा है। दोपहर में हम देख रहे हैं कि 31 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है, जबकि रात में जो है वो 14-15 के दरमियान में जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे कल रात भी रिकॉर्ड किया गया, दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे 13 था। इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और खुश्की का राज भी बरकरार है। और तीसरी बात ये कि शहर में जो है वो हवाओं का रुख भी जो है वो खासा तब्दील हो गया है। कुछ दिनों से हवाएं जो है वो जुनूब मगरिब की जानिब से चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो है वो हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। हमारे शुमाल मशरिकी सिमत से चलना शुरू हो गई हैं, तो जिसकी वजह से शहर में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे आज भी बरकरार हैं। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची जो है वो 5वें नंबर पर मौजूद था। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार जो है 161 पार्टिकुलेट मैटर्स तक रिकॉर्ड की जाई थी, जो खासी मुज़र है। शहरी जो है वो एहतियात करें। माहिरीन तिबी माहिरीन यही कहते हैं कि घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमने कोविड में एहतियात करी, उस तरह से जो है वो जब तक शुमाल मशरिकी सिम से हवाएं चल रही हैं तो शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर को बरकरार रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, शहरियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की हिदायत जारी की गई है। और साथ साथ आयमा खान भी हमें इस हवाले से अपडेट करी थी। आयमा खान शुक्रिया, आप भी बाहर जाती हैं, रिपोर्ट करती हैं, मास्क वगैरह आप भी कीजिए। और बिल्कुल क्योंकि आलूदगी एक तो बहुत ज़्यादा है और अभी हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि एडियाना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। गो कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, 3 से 4 दिन में आप उससे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि बुखार किसी कैफियत हो जाती है, जिसम में दर्द होता है, नज़ला खांसी बुखार होता है, गला ख़राब रहता है आपका और जो है वो लेथार्जिक सा आप लेज़ी सा फील कर रहे होते हैं, तो आपको फिर उसके लिए दवाओं का और इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। तो अपना ख्याल रखें और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस अपडेट्स अबाउट द वेदर। महराज अख्तर साहब, अभी तो मौसम की तो सूरत हाल है ही, आपका भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, डियाना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। दूसरी तरफ ये कि अद्वियात बहुत महंगी हो गई हैं, आपको पता है ट्रिपल प्राइसेस हो गए हैं इस वक्त मार्केट में। अगर आप दवाएं ख़रीदने जाएँ, इंसुलिन से लेकर कैंसर रिलेटेड, चाहे आप बुखार की दवा ख़रीद लें, बच्चों के सिरप्स ख़रीद लें, कफ सिरप्स, तो हर चीज़ की कीमत में 60% तक रेज़ आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें डॉलर के रेट्स के हवाले से भी अक्सर बेशतर लोग बात करते रहते हैं। जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है उसके बाद उसका असर जो मार्केट से तमाम चीज़ों पे पड़ता है। अब उसमें अद्वियात भी ज़ाहिर सी बात है शामिल हैं। अब अद्वियात तो ऐसी चीज़ है कि अभी की जैसे अभी आयमन ने जिक्र किया कि और आपने भी बताया कि कितने सारे वायरस जो है वो फैले हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो अद्वियात की ख़रीदारी हम तो अक्सर ये भी देख रहे हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो रश है वो तो टूट के नहीं दे रहा है। इससे पहले तो चलें वो कोविड वाला मामला था, उसमें भी हमने देखा, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मास्क लगाना चाहिए वाकई, क्योंकि गर्द आलूद हवा चलने की वजह से भी ये मामला है। दूसरी बात वायरस बहुत सारे फैले हुए हैं, तो उसका सारा असर अद्वियात पर पड़ रहा है। अद्वियात ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर इम्पोर्ट भी होती हैं और कुछ जो है वो मुकामी तौर पर तैयार होती हैं। उनकी शॉर्टेज ज़्यादातर बाहर से आ रहा है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो वो वाकई महंगी हो गई है 60%। और कभी कभार तो ऐसा भी अभी बीच में देखने में आया कि इंसुलिन भी की शॉर्ट हो गई थी अभी तकरीबन कोई पिछले महीने में। तो लोग काफ़ी परेशान हमें नज़र आए थे और उसमें लोग ढूंढते फिर रहे थे, होलसेल मार्केट्स का रुख कर रहे थे कि किसी तरह उनको इंसुलिन मिल जाए, क्योंकि बहुत इंसुलिन तो शुगर में इस्तेमाल होने वाली दवा है, तो वो उसके बगैर जो है वो शुगर का पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो बहरहाल इसको भी देखने की ज़रूरत है कि कम से कम इस पर कोई सब्सिडी ऐसी दे दी जाए हुकूमत की जानिब से कि कम से कम लोग जो है वो अपनी बीमारियों से तो लड़ सकें और अपना इलाज जो है वो बेहतर तरीके से करवा सकें, क्योंकि महंगाई ने तकरीबन सबकी ही कमर तोड़ रखी है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो गवर्नर से कामरान खान टिसोर साहब ने निगरान वज़ीर आज़म को जो है वो ज़ोहराना भी दिया और अब अलविदा कर रहे हैं निगरान सेटअप को सब लोग। तो अब नई काबीना ने भी जो है वाला उठाना, सैटरडे को जो है वो नया इजलास होगा। कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि जो निगरान सेटअप था उसमें हमने एक बात तो ये ख़ास तौर पर नोट की कि उन्होंने चंद माह के दौरान में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके लिए लोग जो हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को सराह भी रहे हैं कि अगर 3 माह में कुछ या 4 माह में निगरान सेटअप अगर कोई काम कर सकता है तो यही काम वो जो 5 साल रहते हैं या 3 साल रहते हैं, हमारे यहाँ अक्सर तो 5 साल बहुत कम ऐसा होता है ना कि पूरी कर पाए हुकूमत,
तो जो भी उनको वक्त मिलता है तो उसमें वो काम क्यों जो है पूरे नहीं कर पाते। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में जो तरक्याती मंसूबे छेड़े हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे वक्त पे क्यों छेड़े गए कि जबकि इलेक्शन भी करीब था और हुकूमतें भी तब्दील होनी थी, तो बहुत सारी चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं। लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है, हफ्ते को इजलास है सिंध असम्बली का और अब उसमें देखना यह है कि जो नए लोग आते हैं वो कितना डिलीवर करते हैं। डिलीवरी का मामला है सारा क्योंकि शहरियों का और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी अवाम का मामला तो यही है कि वो उम्मीद पर ज़िंदा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल क्योंकि हर चीज़ में वो परेशान हैं, महंगाई से लेके पानी, बिजली, गैस, तमाम तर इश्यूज़ हमारे साथ हैं। बुनियादी वसाइल से हम तकरीबन महरूम हैं। अच्छा, उसी का बहाना बनाकर और उसी के वादे वईद कर कर जो है वो हुकूमतें बनती भी हैं। हमने देखा भी इलेक्शन से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें होनी थी, बिजली भी जो है वो सस्ती और बल्कि फ्री देने के दावे भी किए गए थे। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतरी आएगी। बेहतरी की उम्मीद तो है। अब ये नई काबीना में कौन कौन लोग शामिल होंगे, चेहरे वही होंगे और शायद कलमदान भी बहुत सारे तो वही रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ बदलता नहीं है, बहुत सारी वजारतों में वही लोग सामने आते रहते हैं। मखसूस कलमदान हमारे यहाँ अब जैसे जावेद भाई ने भी जिक्र किया कि जो स्पोर्ट्स में भी करप्शन है, तो हमारे यहाँ तो बहरहाल करप्शन के मामला तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उस करप्शन की जो दौड़ होती है उसमें कुछ वजारतों के कलमदान का मामला होता है कि जिसे लेने के लिए जो है वो कोशिशें ज़्यादा चेहरे बदलने चाहिए, कलमदान बदलने चाहिए नहीं, या फिर एक्सपीरियंस लोगों को ही लाना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। जावेद साहब का तज्जिया भी लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नई काबीना हलफ उठाएगी। सिंध असम्बली में हम देख रहे हैं कि इजलास रख दिया गया है, सैटरडे को होना है। क्या चेहरे बदलेंगे, तब्दील होंगे? वफाक की भी बात कर लेते हैं और सिंध में भी बात कर लेते हैं, वही लोग नज़र आएंगे। लेकिन बहरहाल फिर भी हम मायूस नहीं हैं और उम्मीद यही है कि अब ये जो मंशूर लेकर आए उस पर काम करेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में जावेद भाई? देखिए, मंशूर जो था अगर उस पर काम करने गए तो वो रिज़ल्ट तो पहले भी 15 साल से अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो रिज़ल्ट क्या है और फिर वो नए वादे किस मुंह से करते हैं। 15 साल में पिछले आपने कौन सा था, आपको पूरा फ्री हैंड मिली, मुकम्मल आपकी गवर्नमेंट थी, वो करनी चाहिए। अब वो यह वादा भी कर चुके हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो सिंध में दे देना, आपको कौन रोक रहा है। तो अब आपके पीपल्स पार्टी के लोग सदर भी होंगे, फिर नून लीग के लोग प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो इस तरह से चीज़ें तो दो बड़ी पार्टियों के पास हैं। जो वादे थे अब उसको पूरा करने का वक्त है। अब देखते हैं कितना वादे पूरे करते हैं। अब पीछे नहीं हटे। अब जो मैं 1-2 हफ्ते पहले मैं ये कहता, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा शौक से बनना तो बहुत चाहे थे, लेकिन उनको बाद में पता लगा कि बहुत मुश्किल है अभी प्राइम मिनिस्टरशिप करना और उसको संभालना। जितने वादे कर चुके हैं, इतनी बड़ी हम फेंक चुके हैं लंबी अपने मंशूरों में। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 यूनिट क्या 1 रुपये कम नहीं किया बिजली का बिल, जब 6 महीने पहले ज़्यादा आया पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल कम नहीं किया। अब वही लोग हुकूमत में होंगे, तो किस मुंह से हुकूमत करेंगे मुझे तो समझ नहीं आती। वो देखना पड़ेगा कि वक्त वो बिल्कुल साफ़ है। इतने मुश्किल हालात, कल बल्कि PTI ने ये भी कर दिया कि IMF को ख़त लिखने जा रही है कि पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले सोचें पाकिस्तान में इलेक्शन जो है सही हुए कि नहीं है, शफाफ हुए, इसकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इलेक्शन का। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात PTI ने भी कर दी कल। तो उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ात उनके अपनी जगह हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, बहुत जगह बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं कम हुई, लेकिन एतराज़ वो मुकम्मल एक बना के। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि उसकी बात ये वजह ये है कि PTI का बड़ा कीन इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनली। अगर देखा जाए तो बड़ी मकबूल जमात भी इमरान खान साहब की वजह से और बड़ी मकबूलियत भी है, और लोग जो है कंसिडर करते हैं इमरान खान साहब की बातों को। नहीं, कंसिडर तो करते हैं, लेकिन अगर इतनी मकबूलियत नहीं। देखें, बाहर मुल्क के लोगों भी पाकिस्तान से अपना मफाद है, उनके इंटरेस्ट में क्या है वो करते हैं। वो हमारे इंटरेस्ट नहीं देखते कभी। ये आप भूल जाएं कि हमारा इंटरेस्ट देखते हैं, हमारी किसी पार्टी का इंटरेस्ट देखते हैं। उनका इंटरेस्ट जो होगा, जो उनका मफाद होगा वो करेंगे। उनके लिए पहला उनका इंटरेस्ट। ये नहीं कि पाकिस्तान जमहूरियत है कि नहीं है, 10 बार वही हमारी जमहूरियत को जो है ना रिकगनाइज़ करते रहे। या 4 बार जब 4 आमिर आए इस मुल्क में, लेकिन उन्हें रिकगनाइज़ किया और उनको सपोर्ट किया, ज़्यादा सपोर्ट किया। मुशर्रफ को, ज़िया-उल-हक को, अयूब खान को, जनरल नियाज़ी को, जितने भी लोग आए उनको सबको सपोर्ट किया इन्होंने। तो ये कोई पहली बार नहीं है, और आइंदा भी अगर लगेगा तो सपोर्ट ही करेंगे। भले वो जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, वो अपनी मर्जी का जमहूरियत मानते हैं। सही कह रहे हैं आप, ये सिर्फ कहने की बात है। अमेरिका को जो अच्छा लगता है वो उसको सपोर्ट करता है, जो उसके मफाद में। अब एक और चीज़ ये भी तो है ना कि आपने जो बात कही ना, अब उसको उस तरफ भी लीड कर रही है वो बात कि जो जावेद इकबाल साहब का बात कह रहे हैं महराज भाई, उसमें ये चीज़ है कि देखें आप IMF को तो कर्जे देने में उसका भी फ़ायदा, अभी सिर्फ उठाकर आप देख लें
कि रवा माली साल के 6 माह में जो बैरूनी कर्ज और सूद की अदायगी उसमें यहाँ पाकिस्तान की तरफ से 7 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो अदा किए गए हैं। तो ये सिर्फ सूद है, एक्चुअल जो रकम है, जो कर्जा हमने दिया वो 4 अरब है। उसके अलावा जो कर्ज पर सूद की मद में वो 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हैं। तो ये तो हमारा हिसाब है कि हम जो है ना सूद भी भरे चले जा रहे हैं, हम कर्जा कम अदा होता है, हमारा सूद पहले ज़्यादा जाता है, और इस तरह तो हमारा कर्जा कभी भी नहीं उतरेगा, ये तो आप चलता रहेगा। देखिए सूरत-ए-हाल तो यही है, क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा हो कि इस कराची में भी, हम तो अगर सिंध और कराची की बात करें तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक की सुपरविज़न में चल रहे हैं, उनकी फंडिंग से चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस पर भी अगर सूद वाले मामला आएंगे तो सूद की अदायगी होगी। सूद की अदायगी का जो मामला आता है इंटरनेशनली तो वो डॉलर के रेट में ही आता है। तो जब गुज़िश्ता अदवार में डॉलर ने एकदम जंप किया और फिर मुसलसल बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचा है, तो उसी हिसाब से हमारी जो सूद की अदायगी की रकम थी वो भी दोगुनी और तिगनी हो चुकी, बल्कि और ज़्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डॉलर तो रुका ही नहीं। तो अब उस सूद को अदा करने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नई किस्त आती है जो कर्ज़ की, उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट तो सूद की और किस्त की अदायगी में वापस चला जाता है। तो अब बताइए उसके बाद लगेगा क्या जो मुल्क में, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो है करप्शन के मामला बहुत ज़्यादा हैं, शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो जो है करप्शन की नज़र हो जाता है। तो तरक्याती काम भी जो होते हैं वो भी हमें इतने पायदार नज़र नहीं आते हैं। तो अब परेशानी यह है कि आम आवाम तो ये सोचती है कि हम तो, अच्छा जो बड़े बूढ़े हैं उनका ये कहना है कि वो जब वो छोटे थे तो उनको ये पता चलता था कि वो कर्ज़दार हैं, क्योंकि उनका मुल्क कर्ज़दार है। तो पैदाइशी बच्चा भी हमारे यहाँ तो कर्ज़दार ही पैदा होता है। तो वो अब बढ़ते बढ़ते जाहिर सी बात है उसकी सूरत-ए-हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि अब हम जो एक किस्त अगर इनसे लेते हैं कर्ज़ की, तो उसको तकरीबन मेरे ख्याल में कम से कम 80% जो है वो हम वापस कर देते हैं, सूद की मद में जो है वो वापस चली जाती है। तो अब ऐसी सूरत-ए-हाल में हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे? मेरा ऐसा मानना है, और मैं इस दफ़ा ऐसा सोच भी रही हूँ। अब सोचने में तो किसी की पाबंदी नहीं है ना, और अच्छा ही सोचना चाहिए इंसान को। कल भी हमने इस पर शो किया कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो इंसान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लाती है, तो हम उसको अप्लाई करने की अपने ऊपर भी कोशिश करते हैं जो यहाँ पे बातें करते हैं। लेकिन महराज भाई और जावेद भाई, बात ये है कि अब हम ऐसा भी सोचते हैं कि अभी जो नई हुकूमत है, अभी नई नहीं है, पुराने चेहरे हैं और पुराने लोग हैं और एक्सपीरियंसड हैं। हम कहते हैं ना कि भाई तजुर्बाकार लोगों से, एक टीम में भी कहते हैं कि आप तजुर्बाकार प्लेयर को लाजमी रखें, उसका फ़ायदा होता है। तजुर्बाकार लोग हैं, ये वही मिनिस्ट्रीज़ पे आएंगे, वही प्राइम मिनिस्टर के फेसेस होंगे, वही लोग होंगे जो हुकूमतें करते हैं। तो अब इनको चाहिए कि अब ये कुछ ऐसा प्लान, कुछ नया ऐसा प्लान कर दें कि भाई IMF के प्रोग्राम से कैसे निकलना है, IMF के कर्जे कैसे जो है ना वो चुका सकते हैं, मुल्क की मईशत को कैसे बहरानों से निकाल सकते हैं, और अब नए प्रोजेक्ट जिसमें हमारे वसाइल इस्तेमाल हो, लाइक हवा, पानी, बिजली और धूप का इस्तेमाल करके हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, हम जो है वो ख़ुद मुख्तार हो सकते हैं, मादनियात के वसाइल से हम माला माल हैं। तो मेरे ख्याल से अब इनको ना इस तरफ जाना पड़ेगा। ये कॉस्मेटिक मेजर से निकल के मोटरवे, सड़कें, ये तो बहुत बुनियादी चीज़ें दें, लेकिन अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे भी काम करें कि किस तरह से जो है ना वो हम ख़ुद मुख्तार एक कंट्री बन सकते हैं। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं, पैटर्न हमारे सामने हैं, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, सबकी मिसालें आप उठाकर देख लेना। अच्छा देखिए, ये जो बात हो रही है ये सब तजुर्बाकारी, कई साल का इनका तजुर्बा है, कई बार हुकूमत में रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका मजमूई रिजल्ट क्या आता सामने कि डॉलर 100 से 300 तक पहुँच गया, 340 तक पहुँच गया। इसाक डार बड़े चैंपियन बने थे डॉलर को रोकने वाले, लेकिन उनके होते हुए डॉलर ने 100-150 रुपये आगे छलांग मारी है। अच्छा दूसरा है कि फिर मैं बहुत बार देखता हूँ, इसाक साहब को लाए गए थे तो ये कहा गया था कि डॉलर के रेट्स बहुत नीचे आ जाएंगे, अब मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी, और बिल्कुल रिवर्स हुआ था। दूसरा ये कि ये कई बार मैं सुनता हूँ हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, वो अक्सर IMF को बुरा भला कहलवाते हैं कि IMF कह रहा है हम महंगाई कर रहे हैं, हम कोई कर रहे हैं, वो कह रहा है हम कर रहे हैं, तो वो कह रहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं, वरना हम नहीं करें। अरे IMF आपको कर्ज दे रहा है, उस पर बजाय कि आप बोलो को थैंक यू बोलना चाहिए आपको, IMF का आप थैंक यू नहीं बोलते। देखिए मैं किसी को कर्ज दे रहा हूँ और मैं गाली भी सुन रहा हूँ, यानी मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ और मैं गाली भी सुन रहा हूँ। IMF कर्ज दे रहा है ना, आपको कर्ज दे रहा है, अपना काम करो, उसके कर्ज से जान छुड़ाओ। देखिए IMF ने कर्ज जापान को भी दिया एक वक्त में, IMF ने ऐसे मुल्कों को कर दिया, यूरोपियन को, जो बहुत ही बुरे हाल में थे, लेकिन वो सब खड़े हो गए। हमारे मुल्क के लोग खड़े नहीं हुए, क्या वजह है? इसलिए कि जिनके पास ये कर्ज के पैसे आते हैं वो उसको गलत तरीके से खर्च करते हैं, अपनी अय्याशों पे खर्च करते हैं। अभी मैं बता रहा था मिराज भाई को कि इस मुल्क में कई बार ऐसे भी गेम्स हुए, हायर एजुकेशन कमीशन उसका स्पोर्ट्स का बजट 84 करोड़ रुपए था पिछली माली साल में। उन्होंने पैसे कहाँ ज़ाय किए? दिन में 3 बार आतिशबाजी कराई।
एक बार नेशनल कोचिंग सेंटर में, एक बार नेपा के हॉकी ग्राउंड में, एक बार नॉर्थ अहमदाबाद का। दिन में आतिशबाजी कराने का क्या तुक बनता है यार? ये पैसे ओवरऑल हम आतिशबाजी का सामान हम चाइना से मंगवाते हैं, डॉलर में ख़रीदते हैं। हम पे तो हम वो कर्जदार कौम है, हम पे दिन में भी क्या रात में भी आतिशबाजी फ़र्ज़ नहीं है। देखिए आतिशबाजी का मतलब है आप जश्न मना रहे हैं। जश्न किस कौम पे जायज़ है? अगर मैं कर्ज़ में डूबा हूँ, मुझ पे कर्ज, हम तो इस्लाम में तो ये आपके कर्जदार हैं, तो आप हज करने भी नहीं जा सकते। आप कर्ज़ के पैसों से हज नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है। बहुत सारे काम आप कर्ज़ के पैसों से नहीं कर सकते। आप कर्ज़ के पैसों से अय्याशी जश्न कैसे मना सकते हैं? क्या हम लोग अगर टूटे हुए घर में रह रहे हैं तो हम क्या वीगो किराए पे लेके घूमें? हम झूठी नमत नुमाइश करें? हमें सोचना चाहिए कि हम किन पैसों से कैसा पैसा आय कर रही है। मेरे देखें, आपको आतिशबाजी करनी है, आपके ज़ाती पैसे आप जो करें वो मसला नहीं है, अगर आप इस काबिल हैं, आपके पास पैसा। लेकिन आपके गवर्नमेंट के पैसों से आप ऊपर हुक्मरान बन के बैठे हुए हाकिम, और आप नहीं, आप कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च, खैर कैंपेन भी लॉन्च करते हैं तो लोग इस पर एतमाद ही नहीं करते। कैंपेन्स आई, कर्जदारों मुँह सवारों हुआ भी, लोगों ने कंट्रीब्यूशन भी किया, डैम बनाने के लिए भी कर्जे जमा किए गए, लोगों ने बड़े बड़े फंड्स जो है वो उन अकाउंट्स में जमा कराया। जो अकाउंट कहाँ है, उसमें कितना पैसा है, वो क्यों ऑपरेशनल नहीं है, डैम के ऊपर डैम का डाल भी शुरू नहीं हुआ अभी तक। तो मसला ये है कि कैसे जो है ना एतमाद करें, वरना ये कर्जा उतारना पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए। और फिर एक मुहिम ऐसी स्टार्ट कर लेना कि भाई आप अपने एक्सपेंसेस सबसे पहले हुक्मरान खुद कम कर दें, अपनी गाड़ियाँ छोड़ दें, अपनी अय्याशियाँ, अपने फॉरेन टूर्स छोड़ दें। अभी आप देखिएगा काबीना हलफ उठाएगी और सारे पहुँच जाएंगे, पहले तो हज उम्रे के लिए जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर टर्की जाएंगे, फिर सऊदीया जाएंगे, सारे ममालिक के दौरे शुरू हो जाएंगे, जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन आप अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, आप अपनी मिट्टी में पौधा लगाना नहीं जान रहे, आपको दुनिया में जाके सब कुछ करना है। तो इस तरह तो ये चलता ही रहेगा। मिराज अख्तर साहब, बहुत सारे सॉल्यूशन हमें जब समझ में आ रहे हैं तो ये हुकूमतों को नहीं आते। बिल्कुल साफ सा है, साफ बात है, बिल्कुल साफ। हर देखिए एक आम आदमी भी देखें, वो भी इस चीज़ को समझ रहा है और इसीलिए मायूस है। वो मायूस इसलिए है ना, उसको पता है कि भाई इससे पहले जो हुकूमतें बनी हैं उनमें कुछ डिलीवर नहीं किया, और वही मसाइल का रोना, फंड्स की कमी का रोना जो है वो चलता रहा, और इसी तरह मतलब दिन और रात गुजरते रहे। तो कई साल गुजर चुके हैं, तो अब भी उनको इतनी मायूसी है कि वो कहते हैं कि भाई अब अल्लाह करे कि कोई मुआवजा हो जाए तो मामला बेहतर हो जाए, वरना आने वाली जो अभी जो नई बनने वाली गवर्नमेंट है, इससे मज़ीद चैलेंजेस का सामना है। उसकी वजह ये है कि जो कुछ मतलब अभी माजी में हो चुका है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब जैसे गैस के रेट बढ़े, बिजली पे मज़ीद जो है इजाफा हुआ उसके पैसों में, तो अब जाहिर सी बात है इसका सारा इम्पैक्ट जो आएगा वो फिर महंगाई पे आएगा, और महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो जो आने वाली जो हुकूमतें होगी या जो बन रही है, उसके लिए नए चैलेंजेस होंगे कि वो किस तरह से इसको कंट्रोल करती है, डॉलर को किस तरह से कंट्रोल करती है, मुल्क की हालात को किस तरह से कंट्रोल करती है। ये सारे चैलेंजेस उनके सामने होंगे, और वही लोग हैं जो इससे पहले भी हुकूमत करते आए। उनको वाकई आपने सही कहा, जावेद भाई ने भी सही कहा कि एक एक चीज़ का पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो हमें इस नमूद व नुमाइश से बाहर निकलना चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग की, मरबूत प्लानिंग की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो है उस पर अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सिवाय इसके, सिवाय के आप जो है जलसों में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करें, अगर प्रैक्टिकली ये अपनी वर्किंग करते हैं तो शायद कुछ हम बेहतरी की जाने चले। आप ये देखें ना कि लोग एक छोटी सी मिसाल है, मिसालों से अपने माशरे में सीख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। देखें, अगर लोगों को आप ट्रेन करेंगे और पहले हुक्मरान ख़ुद करेंगे। अभी हमने देखा कि एक ड्राइव आई कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करें, और जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर आप उनको बॉयकॉट करें और उनको ख़रीदना छोड़ दें। आप यकीन करें, लोगों ने जो है वो ग्रॉसरी स्टोर पर अगर उनको आधा घंटा भी ज़्यादा लग रहा है और उनको ढूंढना पड़ रही है चीज़, तो वो ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं, हमने ये नहीं करना। खाने पीने के रेस्टोरेंट्स को बॉयकॉट किया तो उनकी सेल कहाँ से कहाँ आ गई है। आप देखेंगे वो कितनी सस्ती सस्ती डील्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आवाम को अगर आप शऊर देंगे और आवाम से आप कोई चीज़ डिमांड करेंगे तो वो करने के लिए तैयार है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। ये भी उन्होंने इसीलिए किया ना कि बीइंग एन उम्मत मुस्लिमा, हम जो अपने तौर पे कर सकते हैं हम वो करें, और उसका इम्पैक्ट नज़र आया, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी इस तरह से फ़रोग मिला। तो वाई डोंट यू गाइज स्टार्ट द कैंपेन कि भाई अब हमें जो है वो खुद मुख्तार मुल्क बनना है, अब हमें कर्जा उतारना है, हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं, और सबसे पहले इसका आगाज़ हुकूमत कर दे तो मेरे ख्याल से तो फिर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और आवाम साथ देने के लिए तैयार है, खड़े हो जाएंगे आवाम कि नहीं, आप 4-5 साल मुश्किल होंगे, उसके बाद तो आसान होगा। जैसे भी जावेद साहब ने भी कहा कि भाई आगे जापान की मिसाल है, हमने मलेशिया की मिसाल देखी कि
उसने अपने आप को खुद बनाया ऐसे है। ही। थाईलैंड है, बांग्लादेश हमसे कितना पीछे था, कहाँ पहुँच गए। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि एक लीडर चाहिए होता है, एक हुक्मरान चाहिए होता है जिसकी लीडरशिप के अंदर, जिसके फ्लैग के अंडर जो है वो लोग चलते हैं और जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके पास विजन होता है। तो अब हम उसकी कमी हमें नज़र आ रही है। बाकी सब कुछ इस मुल्क में है और कर भी सकते हैं और हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन बात वही है कि विजन नहीं है। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। जाने से पहले तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की, लेकिन साथ साथ जो है वो हम ये भी देखेंगे कि PSL भी अब कराची में होने जा रही है, मैचेस आ रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी इजलास हुआ है। किस तरह से सिक्योरिटी प्लान बनाया गया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और साथ साथ जो आने वाले लोग हैं वो भी परेशान होते हैं, जिन्हें नहीं जाना, जिन्हें नहीं देखना, वो भी परेशान होते हैं। मिराज भाई सही बताएंगे सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा माहिर हैं इस हवाले से, सिक्योरिटी के मसाइल यही देखते हैं। ये मैं जावेद भाई क्या करते हैं, बस जाते हैं स्टेडियम में और गुम, नहीं गुम नहीं, मुझे मालूम है, मैच लेकिन मैं चाह रहा देखा, हूँ पार्टी बताएं। की। हाँ, मैं देखें सिक्योरिटी के ट्रैफिक का जो मैं देखता आया हूँ। नहीं, आप अपडेट ना दें, आप सुकून से बैठे, मैं मिराज भाई से ले लेती हूँ। देखिए जी, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जब भी PSL होता है या कोई और इंटरनेशनल मैचेस होते हैं हमारे यहाँ, तो उसके लिए सिक्योरिटी प्लान की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी IG सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, जिसमें तमाम जोन की DIGs ने और पुलिस चीफ वगैरह ने शिरकत की। DIG ट्रैफिक भी इसमें मौजूद थे इकबाल द्वारा, तो उसको प्लान तो उन्होंने किया है। और सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 5600 से ज़ायद जो है वो पुलिस वाले जो हैं, पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटियाँ देंगे। इसके साथ SSU है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, वो भी अपनी ड्यूटियाँ देगा। उसके अलावा जो ख़ास तौर पे जो सुख परेशानी हमें देखने में आती है ना, वो स्टेडियम के अतराफ़ की जो सड़कें हैं ना, वहाँ का प्रॉब्लम होता है। जो पहले ही वो BRT मंसूबे की वजह से जो है वो हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस पे यूनिवर्सिटी रोड पे। तो यूनिवर्सिटी रोड काफ़ी डिस्टर्ब रहता है इस हवाले से। इसके बाद स्टेडियम रोड आ जाता है, उसकी सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं रहती। फिर डालमिया की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, और वहाँ सड़क भी इतनी ख़राब हो रही है, वहाँ भी सड़क ख़राब है। लेकिन बहरहाल किसी तरह मैनेज ये करेंगे। इसमें जो ख़ास तौर पे जो शाहरा फसल से कारसाज से जाने वाला रोड है, वहाँ पर भी अब इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि किसी भी सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इस तरह से जो है अपना प्लान मुरतब किया कि सड़कें जो ट्रैफिक है, जो शहरी हैं, उनको परेशानी का सामना ज़रा कम करना पड़े, तो वो डाइवर्जन दे दी है मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने कि ट्रैफिक को जो एक प्लान जो है वो अभी फाइनल करेंगे उसको, ज़ाहिर सी बात है। तो उसमें ये बताएंगे कि कहाँ से आप जो है और किस वक्त में, जो है मैच के वक्त में ख़ास तौर पे डाइवर्जन ले सकते हैं, कहाँ से आप हमने देखा था कि जिस टाइम टीम्स आ रही थी उस टाइम बस मेन सड़क को ब्लॉक किया गया था, और जो ब्रिज नेशनल स्टेडियम के ऊपर भी जो ब्रिज गुजर रहा है बाईपास के लिए, उसको भी खुला रखा गया था कि आप जो है वहाँ से ऊपर से जा सकते हैं। नीचे सड़क जो डायरेक्ट स्टेडियम में आ रही है, जावेद साहब अगर आप अच्छा, मैं ऐसा ही था, तो इसमें लोगों ने बताता हूँ काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया था कि कम से कम परेशानी अच्छा, ये इन्होंने खुद से नहीं किया था, इतने मेहरबान नहीं हमारे सिक्योरिटी इदारे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया था। एक शहरी ने दरख्वास्त फाइल की थी कि बहुत परेशानी हो रही है स्टेडियम के अतराफ, जो भी लोग हैं मुझ समेत, उस शहरी का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप सिर्फ मैच के वक्त करें, और जब टीम आ रही उस वक्त थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बंद कर दें। तो इन्होंने 7 सड़कें खुली रखी, सिर्फ एक सड़क बंद रखते थे जो हसन स्क्वायर से स्टेडियम की तरफ आ रही है वो, और बाकी जैसे इस कारसाज से आने वाली सड़क, जाने वाली सड़क, डालमिया से आने जाने वाली सड़क, और आगा खान से आने जाने वाली सड़क, ये 6 और एक 7वीं सड़क जो मस्जिद सेंटर जाती है स्टेडियम से, ये 7 सड़कें खुली रखी थी। सिर्फ हसन स्क्वायर से आने वाली सड़क बंद रखते थे, और भी 4 घंटे पहले बंद रखते थे। ये एक शहरी की दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद ये फैसला किया। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को आसानी, वरना बहुत मुश्किल होती जब चारों तरफ आप 8 सड़कें बंद कर दें आने आने वाले सारे रास्ते। फिर यूनिवर्सिटी रोड तो वैसे ही उस पर लोड पड़ता रहा, और अब लोड का ये हाल है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से वहाँ पे रेड लाइन के लिए काम जारी है, और सफूरा से लेकर पूरे यूनिवर्सिटी रोड, जेल चौरंगी, मज़ार कायद तक काम चल रहा है, और मुझे लग रहा है चलता भी रहेगा, और जब ये बंद भी जाएगा तब भी शहरियों को इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना। अब एक और चीज़ उस रोड पे ये भी है कि उस पे दोनों बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, और आगे जो है वो आपकी मेन सड़क जा रही होती है जो शॉपिंग प्लाजास की तरफ जाती है, तो वो हॉस्पिटल्स वाले रोड पे कम से कम जो है ना वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लॉक कर देते थे सड़क को पहले ही शुरू में, 5-6 साल पहले ऐसे जब PSL शुरू में यहाँ शिफ्ट हुआ 2017 में 18 में, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सख्त करनी है। तो अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी नरमी हो रही है और शहरियों को काफ़ी आसानी हो रही है इस वजह से, वरना बहुत मुश्किल होती थी। अच्छा, हमें यहाँ पर ये भी ऐड करना है कि पिछले दिनों जो है वो थ्रेड्स भी थे कुछ कराची में, हमने देखा कि वो लेटर सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें प्रेस क्लब का भी नाम था और जगहों का भी नाम था या नहीं था, या आप बताएंगे? बिल्कुल, तो क्या है उसमें कितनी सदाकत है वो? देखिए, ये इस हवाले से CTD ने बड़ा क्लियर जवाब दिया था
वो सर्कुलेट हुआ था, सोशल मीडिया पे चला, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चला। वो थ्रेड्स थे जिसमें प्रेस क्लब का भी नाम था और कुछ अहम तनसीबात का और इमारतों की इसमें जिक्र किया गया था कि इसमें कुछ दहशतगर्दी की वाक़यात हो सकते हैं। तो अभी मजबूरी तौर पे जो है मेरे ख्याल में हालात बेहतर हैं हमारे मुल्क के, ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। लेकिन इसमें ये जो लेटर जब आया तो उससे एक खलबली सी मची और एक खौफ हिरास फैल गया, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव है। तो वो लोगों ने वो लेटर जो है वो एक से दूसरा लाखों लोगों ने उसको रीड कर लिया। अगले दिन जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD, उसने ये क्लियर किया कि ये एक फ़ेक लेटर है, ऐसी कोई थ्रेड नहीं है। क्योंकि देखें अगर कोई ऐसी थ्रेड होती भी है, देखें हमेशा से हम थ्रेड्स के शिकार तो रहे हैं, होता ही है कभी ना कभी कोई ना कोई किसी भी अहम इवेंट के आने से पहले या उसके बाद इस तरह के मामला आते हैं कि जी ऐसा हो सकता है मुमकिन तौर पर। तो वो एक अंदाज़े भी होते हैं कुछ थ्रेड्स के, तो वो स्पेशल ब्रांच जो है वो और हमारी एजेंसी जो है उसको करती हैं। लेकिन इस तरह लेटर को सर्कुलेट नहीं करती वो कि एक बाकायदा एक पूरा लेटर जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ हो और वो सबके नॉलेज में हो, तो ऐसा नहीं होता। तो वो इतना सर्कुलेट हुआ तो उसमें फिर ये खौफराज फैला। फिर मीडिया ने भी ज़रा सी बात उसको देखा कि भाई क्या मामला है। उसकी जब तहकीक की गई तो पता ही चला कि वो एक फ़ेक लेटर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थ्रेड्स अगर हम ये कहें कि बिल्कुल नहीं है तो ये भी मुनासिब नहीं होगा। थ्रेड्स हमें रहती हैं क्योंकि हम गुज़िश्ता माजी में दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा नबरदाज़मा रह चुके हैं, मुल्की लेवल पे भी, और इस शहर की खाली कराची के हवाले से अगर आप बात करें तो कराची के लेवल पर भी मुख्तलिफ़ कलदम जमातों की जानिब से हम लोग परेशान रहे हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें अपना काम और रोल भी अदा करते रहे। लेकिन इस वक्त कोई ऐसे मामला नहीं है कि ज़्यादा खौफनाक हों। मामला जो है गुज़िश्ता कई सालों से बेहतरी की जानिब गामज़न है हमारे यहाँ। और अब भी ये PSL की जो तकरीब है तो ये जो मैचेस हो रहे हैं तो इस इवेंट के लिए बाकायदा स्पेशल जो सिक्योरिटी यूनिट है और दीगर जो हमारे इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, आम पुलिस है, रेंजर्स है, उसने अपनी पूरी प्लानिंग की हुई है। क्योंकि जब टीमें आएंगी जाएंगी उनकी सिक्योरिटी, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ़राहम करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। अब इस मैच में ज़ाहिर सी बात है नेशनल स्टेडियम में एक ऐसी जगह पर है जहाँ से तकरीबन पूरे कराची वालों को ही गुजर होता है, वहाँ से बिल्कुल मेन जगह है। तो अब वहाँ से जो आने जाने वाले उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी इशू है, इस वजह से उनको थोड़ा सा ओवरऑल मैचेस में लोगों का रुझान कैसा है? लोग आ रहे हैं स्टेडियम में, नज़र आ रहे हैं? पिंडी और लाहौर और मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं, फिर अगले मरहले में पिंडी और कराची में मैचेस जब होंगे। अभी भी अच्छे जा रहे हैं मुकाबले और लोग हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अब मोहसिन नकवी साहब हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं इससे भी बड़े अच्छे काम की जाएँ जैसे वो पंजाब गवर्नमेंट में रह के करते रहें। और कराची में मैचेस जो होंगे फर्स्ट बल्कि 28 फरवरी को है, 29 फरवरी को। देखिए मिनिमम टिकट जो है 500 रुपये, 750, 1000, 1200, फिर करते करते 12,000 तक का भी टिकट है फाइनल का। और कुछ लोगों की अभी से फरमाइशें आ रही हैं कि टिकट चाहिए फाइनल का। कल तो एक खातून का आया, वो एथलेटिक्स की कोच हैं, तो आपके मेहमान भी आ चुकी हैं कि 4 टिकट चाहिए फ़ाइनल के। मैं कहा टिकट चाहिए वो भी 4 भी फ़ाइनल के। मैं कहा बोल रहे कोई मसला नहीं है, जितने ख्वाहिश तो सबकी होती है, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर कम निकले, तो करते रहें ख्वाहिश। हम फिर बता देंगे हमें टिकट मिला नहीं मिला, क्योंकि अभी खुद PCB के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं PSL में कि उनसे डिमांड इतनी आती है, हालांकि जो साहिब हैसियत लोग हैं वही टिकट मांग रहे होते हैं, यार वो टिकट चाहिए। अरे भाई टिकट आप तो ख़रीद सकते हो, आप क्यों मांग रहे हो यार? आप ख़रीद के चले जाओ, कोई शान में कमी नहीं आएगी आपके। लेकिन ये शायद समझते हैं कि ख़रीद के जाएंगे तो शान में कमी आ सकती है। तो ये ऐसा भी कोई फैसला हुआ है ना कि टिकट्स की जो फ्री में बांटने का जो मामला था उसको खत्म कर दिया गया। बिल्कुल ये है ना, बाकायदा जिसको भी अगर शौक है, साहब ने आते ही पहला बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, ताकि प्रेशर शौक है वो ज़ाहिर सी बात है पैसे खर्च करे, सही कह रहे हैं। क्योंकि हमने अच्छी फैमिलीज़ को, अच्छे लोगों को देखा है जो फ्री के टिकट और स्पॉन्सर्स की तलाश में रहते हैं कि भाई हमें कुछ टिकट ला दें। मुफ्त आता है तो बुरा क्या है? अब वो कुछ लोग ये भी है ना कि जैसे कराची जिमखाना के मेंबर हैं, बड़े क्लब के मेंबर हैं, तो यार हमारे तो घर पे आ गए 4 टिकट, यार ऐसी थोड़ा भरम भी मारना होता है, ऊपर आना होता है, ये थोड़ा शान शौकत इस तरह। यार मेरे घर में 4 टिकट आ गए, नवाज वाली बात, हाँ, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हर सतह पर है ना, वो बचपन कह रही हूँ, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ही मुंतकिल हो रहा है। बहरहाल ब्रेक खुद ही आ गया क्या? मैं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ऑटो पे वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि साथ साथ जो खबरें हम शामिल कर रहे हैं PSL पर हमने बात की। इसके अलावा एक्सपो सेंटर में जो है वो डेल्टा नुमाइश हुई और डेल्टा कह दिया, डेल्फा कैटल शो की नुमाइश हुई और उसका मेला सज गया। मुख्तलिफ जो है वो
जानवर रखे गए हैं। इसके अलावा नुमाइश में लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और फिशरीज़ के शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात को भी उजागर किया गया। फुटेजेस दिखाएं ज़रा जानवर कैसे हैं और उनको ख़रीदा भी जा सकता है। आम शुरा को मवेशी ख़रीदने के लिए आला नस्ल के मवेशियों की भी जो है वो नुमाइश की गई है। अभी तो बकरीद का अगर सीज़न होता तो ये तो हाथों हाथ बिक जाते बड़े अच्छे। अच्छा, लिखा हुआ है पुराने चेहरे नया नाम। वाह भाई वाह, अभी हम बात ही कर रहे थे उस पर। तो ये बड़े ज़बरदस्त जानवर लग रहे हैं। मिराज अख्तर साहब, मंडी वगैरह जाते हैं, आपको रुझान है ज़रा कि नहीं? जी बिल्कुल, रुझान तो है और मंडी जाते हैं और ये देख देख कितना के जो प्यारा है माशाल्लाह। बिल्कुल बहुत खूबसूरत जानवर हैं। असल में अब हमारे थोड़ा सा ट्रेंड भी अब इन्हीं जानवरों की तरफ जो है वो चला गया है। पहले के बनस्बत अब गुज़िश्ता कोई 10-12 सालों में टेंट्स लगना, वीआईपी टेंट्स का लगना, और उसके बाद उसमें इस तरह के वीआईपी जो है शोज़ हैं ना, बकरीद पे भी होते हैं। बिल्कुल शोज़ होते हैं, उनकी कैट वॉक्स होती हैं। इतना उसको प्रमोट किया कि जेवर पहनाते हैं उनको, पता नहीं क्या क्या ना। अच्छा है, ये एक बात है, मज़ा बहुत आता है। बहुत खूबसूरत जानवर होते हैं, इतने वजनी जानवर होते हैं। फिर उनको सजाया हुआ सा होता है उन्होंने, उनको दौड़ाते हैं। मतलब एक माहौल तो खैर बना हुआ होता है, लोग एंजॉय करने के लिए भी जा रहे होते हैं। जिसने नहीं खरीदना तो वो विंडो शॉपिंग के लिए भी वहाँ पे जा रहा होता है। लगा के प्रॉपर इंतजाम। इन सारे अखराजात के पैसे वो ख़रीदार से ही लेते हैं और ठीक ठाक लेते हैं। वही वाली बात है कि जो चीज़ अच्छी दिखती है वो बिकती भी है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें यह है कि बहुत महंगे। आजकल जो ट्रेंड बना हुआ होता है कि भाई आप वहाँ पहुँचे, उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन अपना निकाला और उसके बाद एक खूबसूरत बछड़े या बछड़ी के साथ आपने जो है वो तस्वीर ली, दिखाई। नहीं, खुद चलते हैं उसके साथ। अब तो तस्वीर का ज़माना डाल दी, बोला ये ले लिया हमने जानवर। अच्छा, ये कहते हैं? बिल्कुल ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बाद में बोलते हैं मजाक कर रहे थे, जाहिर सी बात है, लोगों को पता होता है भाई तुम 30-35 लाख रुपए का जानवर या 50 लाख रुपए का जानवर, सोचने की बात है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा ये बात, देखिए हमारा माशरा जो है न जाने किस तरफ जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत जानवर है और होना भी चाहिए। मुझे तो स्लोगन अच्छा लग गया जो बार बार दिख रहा है, पुराने चेहरे नया नाम। अब मामला ये है कि इसमें नमूद व नुमाइश वाला मामला जो है ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से अब जो मतलब जैसे अगर मैं हूँ या मेरे बेटा जो है, मुझे वो इंसिस्ट करेगा कि नहीं जी मुझे ये लेना है और मेरा बजट अगर कम है तो फिर मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा? तो उनके वालिदैन परेशान होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है, दिया हुआ है और बनता है तो फिर वो उसकी कुर्बानी करे। लेकिन हम जिस जानिब जा रहे हैं इसमें फिर ये है कि वो जो मुतवस्सित तबके का जो मामला है ना, उनके लिए ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। तो हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम नमूद व नुमाइश से ज़्यादा ना इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये सुन्नत क्या है और फ़र्ज़ क्या है। जिस फ़र्ज़ की अदायगी हमने करनी है ना, उस पर ज़्यादा हमें जो है वो और ध्यान वो रखना जो बात आपने कही आखिरी की, आपकी 2-3 लाइनों का स्टेटमेंट, वो खाली जो है वो सिर्फ कुर्बानी के लिए नहीं है, वो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो अगर हम ओवरऑल, अभी हम ये ब्रेक में भी डिस्कस करते कि फ़ोन्स और ये स्टाइल और ये किस तरह से जो है ना वो नमूद नुमाइश के सारे फैक्टर्स, तो ये आम ज़िंदगी के अंदर है। कुर्बानी तो फिर एक बहुत ही हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि चलो हम ओकेजनली कर रहे हैं और उसमें भी हमें नहीं करना चाहिए। आपकी क्या इस पर राय है जावेद इकबाल साहब? बस ये ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इससे अब आपने नमूद नुमाइश तो कर दी, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके अंदर एहसास महरूमी बढ़ती है इस तरह। अब मैं एक जगह यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे कराची की या पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी होगी जहाँ यूनिफॉर्म है सबकी, यूनिवर्सिटी में, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी नाज़िमाबाद में। तो लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उनके चांसलर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमारी यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, हफ्ते में 6 दिन आती हैं, और अगर इनको यूनिफॉर्म है तो इनकी सेफ्टी इस तरह से कि रोज़ाना इनको कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और रोज़ाना ना मुकाबले की ज़रूरत है एक दूसरी लड़कियों से कि हमने आज वो अच्छा कपड़ा पहना, उसने नया कपड़ा पहना। तो यूनिफॉर्म शुरू में नाफिज ही इसलिए अगर आज से बहुत साल पहले सारे सरकारी स्कूल में, ताकि ये जो लोग हैं एहसास महरूमी, तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, वो नहीं रहेगा, सब यूनिफॉर्म में रहेंगे। तो इससे उनके सेफ, यानी मिडिल क्लास के लिए बहुत आसानी, गरीब के लिए कि रोज़ाना कपड़ों की झंझट नहीं, उसको नए कपड़े पहनना, रोज़ाना अलग कब नहीं दिखना। ख़वातीन में कपड़े पहनने का या थोड़ा सा फैशन का ज़्यादा है रुझान, तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये चीज़ तो मैं कहती हूँ कि आपने तो एक यूनिवर्सिटी की मिसाल दी, लेकिन ये ज़रूरत हमने भी उस वक्त महसूस की जब हम भी यूनिवर्सिटी में एनरोल थे और स्टूडेंट्स थे। तो ये होता है ना कि आपके साथ के भी बहुत सारे लोग होते हैं, आपसे ऊपर भी तबके के होते हैं और आपसे नीचे भी होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर एहसास हो रहा होता है कि क्या है, कपड़ों में आ रहा है और आपके पास नहीं है सलाहियत, आपकी हैसियत नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। अंदर अंदर आदमी कुड़ रहा होता है, घुट रहा होता है, यार मैं कहाँ, आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा होता है। आप पढ़ाई से हट के आपका फोकस कॉम्प्लेक्स में जा रहा शिफ्ट हो रहा होता है। तो ये तो मेरे ख्याल से अब ऐसा होना चाहिए कि तमाम यूनिवर्सिटी और तमाम तालीमी इदारों में ना, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी तो यूनिफॉर्म्स हैं, आप देखेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे यूनिफॉर्म है,
और उसकी लॉजिक भी मेरे ख्याल से यही होगी। और एक जो है ना डिसिप्लिन भी बरकरार रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर कि यार ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है। तो मेरे ख्याल से तभी सभी जगहों पर हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी यूनिफॉर्म जो कल्चर है वो राइज कर देना चाहिए, ताकि जो है वो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। बाहर हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच मिराज अख्तर साहब फॉर कमिंग इन द शो एंड जावेद इकबाल साहब, आप दोनों की आमद वक्त शुक्रिया। वक्फा ले लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हमारे साथ अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं और उनको वेलकम करते हैं शो में। आपने 23 साल में जो है वो 4 दफ़ा कुरान शरीफ जो है वो अपने हाथों से लिखा है, और यहाँ पर आप कुरान पाक भी देख रहे हैं, मेरे सामने भी रखे हुए हैं। ये कुरान पाक हाथ से लिखे गए हैं और इनको लिखने में कई सालों का बरस का अरसा लिखा है। 4 कुरान पाक लिखे गए। ये शौक़ था या जो है वो किस तरह से इस तरफ आए, कि कैसे सोचा कि मुझे हाथ से कुरान पाक लिखना है, क्या मोटिवेशन रही, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अब्दुल गनी साहब को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गनी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बेटी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले तो ये बताएं कि आपने किस उम्र से लिखना शुरू किया था और कब तक इसको लिखते रहे, कितना टाइम लगा आपको, सीखा है नहीं सीखा, शौक़ से स्टार्ट किया था, अपने बारे में बताएं सबसे जी पहले। बेटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। जी जी ज़रूर। मेरा नाम अब्दुल गनी है। मेरा ताल्लुक दादू डिस्ट्रिक्ट की तहसील खैरपुर नाथन शाह में एक छोटा सा गांव है बोरडी शरीफ, सही, वहीं के रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। सब तारीफ उस अल्लाह की है जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाया और उस पर अपनी किताब यानी कि कुरान मजीद उतारी। इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है। बेशक है। तो ये मुझे शौक़ शुरू से ही था, क्योंकि मेरा दादा साहब जो था वो ख़ुद हाफ़िज़ुल कुरान और हाई साहब भी था। तो बहसत टीचर के मेरा ताल्लुक़ दरस व तदरीस के शोबे तालीम से है। मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी टीचर हूँ। मुझे शुरू से ही ये शौक़ था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो मैंने इसको लिखना शुरू किया है 2001 से। पहली कापी ये वाली जो है ये मैंने 2001 से शुरू की और 2007 में मुकम्मल हुई, यानी कि 7 साल मैंने इस पे लगाए। सही। वैसे चारों कापियों पे तो मुझे 23 साल से ज़्यादा लगा, यानी कि एक उम्र का एक हिस्सा मैंने इस काम पे लगा दिया है। दूसरी कापी जो है 2007 से 2010 तक, यानी 3 साल में मैंने मुकम्मल की है। सही। तीसरी कापी जो है 2010 से 2013 तक। अब बहैसियत एक टीचर मेरी लिखाई तो ठीक थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको कन्वर्ट किया जाए कैलीग्राफी में। सही। कैलीग्राफी जो है मुसलमानों का विरसा है, हमारी मिल्कियत है। वैसे तो इसके 6 मेथड हैं, सुलस, नसख, मौक़िफ़, रिहान वगैरह। तो मेरा एक दोस्त है डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खाया में, हाफिज़ हबीबुर रहमान। मैंने उसको फ़ोन किया, यार मुझे चौथी कापी लिखने का शौक़ है लेकिन मुझे कैलीग्राफी नहीं आती। वो ख़ता था। उसने कहा चले आओ। तो मैं चला गया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खाया, वहीं उसके पास जाके मदरसे में मैंने एडमिशन ली और बच्चों के साथ बैठ के मैंने पढ़ना शुरू किया। ये कापी है जो मैंने 4 साल पहले, नाउ आई एम 74 years old, बट 4 years ago आई वेंट टू डिस्ट्रिक्ट गुजरात। मेरे जाने का मकसद ही बेटी ये था कि कैलीग्राफी सीखूं और कुरान मजीद को अच्छे से अच्छी तरह लिख सकूं। वाह, 70 साल की उम्र में आपने सीखना शुरू किया। जी बेटी, कैलीग्राफी का मकसद ही ये है कि राइटिंग को खूबसूरत बनाना। ये कापी मेरी शायदी दे रही है कि मैंने फिर रिटायरमेंट के बाद 10 साल भी 12 साल भी गुजर गए, फिर अलफ बा ता से मैंने शुरू कर दिए। 3 दिन तो मुझे 0 मार्क मिली है। कोई मार्क नहीं है, बच्चे हंस रहे थे। कोई मार्क नहीं है। इतना जुनून, इतना शौक। वाह। मैंने जिंदगी का, अब ये मुझे 10 मार्क और ऊपर जो लिखा हुआ है तो वो आपके उस्ताद के हाथ का लिखा हुआ है। बिल्कुल। ये नीचे वाले मेरे टीचर की राइटिंग है। वाह। अच्छा, तो बेटी ये कुरान मजीद जो है इस पे मैंने 4 साल लगाए हैं। ये कैलीग्राफी सीखने के बाद आपने लिखा है ऊपर वाला? कैलीग्राफी सीखने के बाद ये मैंने लिखा है। लेकिन मैं एक बात करता चलूं कि आजकल दोस्त रिश्तेदार मिलते हैं, कहते हैं मैंने अपने बेटे को कनाडा भेजा है, इंग्लैंड भेजा है,
जापान भेजा है, फ्रांस भेजा है, इटली भेजा है, ना तो चीन तो गए हैं, कोई ना कोई सर्टिफिकेट लाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा दोस्त या रिश्तेदार मुझे आज तक नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि से मैं अपने बेटे को अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरा भेज रहा हूँ, मक्के मदीने भेज रहा हूँ, ये हाफिज़ बन के आएगा, आलिम बन के आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इल्म सीखना हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। ये अहादीस काफ़ी मिलती हैं, उतलबुल इल्म मिनल महद इल्लल्लाह, झूले से कब्र तक इल्म सीखो, उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, तो इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। तो मैंने भी यही 2 अहादीस अपने मेमोरी में रखी और मैं गुजरात चला गया, बाकायदा कैलीग्राफी मैंने सीखी। माशाल्लाह, ये देखो आपका लिखा हुआ ना। जी जी देखो माशाल्लाह, तो बड़ा आपने सजाया भी इसको। वाह, ये अस्माउल हुस्ना, वाह माशाल्लाह, कितना सूरत खूबसूरत फातिह, कलरफुल। सूरत बकर, ये जो ऊपर आपने डिजाइन वगैरह जी, बनाए जी, सब खुद जी, बनाए, जी, इसको सजाया भी जी खुद है। जी माशाल्लाह, अच्छा। वैसे बहुत बेटी प्यारा है, बहुत कुरान colourful। मजीद में 114 सूरतें हैं। माशाल्लाह, ये रोज़ा रसूल पे मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लगाई, माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत है, बहुत कलरफुल भी है, प्यारा भी है। ये देखो बेटी, वाह, ये वाह, खाना वाह, काबा जो बहुत खूब। प्रॉपर स्क्रीन की तरफ ओरिजिन ऐसे वाइट पेपर पे, एक मिनट रुके, हाँ इस तरह दिखाएं। वाइट पेपर पे मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रखी है, बाकी को मैंने कलर लगा के खाना काबा बनाया है, और नीचे मुताफ की जगह है जहाँ पे तवाफ करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। वैसे क्रिएटिव हैं आप माशाल्लाह, बहुत ये ज़्यादा। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मुसलमान हैं, बेशक है। ये अल्लाह ताला की ज़ुबान है। इस किताब को सभी किताबों पर इतनी फोकत, इतनी फजीलत हासिल है बिल्कुल है। जितनी कि अल्लाह ताला को अपनी पूरी मखलूक पे फजीलत हासिल है। देखो ये तो बहुत, ये कितना, यानी दिखाएं दिखाएं दिखाएं, सजाया भी आपने इसको इतना जी खूब। बेटी, दिखाएं, स्क्रीन की तरफ करें पहले, तो इसको बात घुमाएं। मैं करता पीछे चलूं। करें, पीछे करें, 1 मिनट रुके, पहले आप सफ़ा पीछे करें, स्क्रीन की तरफ घुमाएं इसको। हाँ, अब आप दिखाएं। ये मुख्तलिफ तरीके से जो है ना, अलग अलग रंगों के साथ और बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी यूज़ करते हुए जो है ना, वो कलर्स के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के आगाज़ में लिखा है। बहुत खूबसूरती से उसको लिखा है, एक एक जो वक्फ आपका आता है उसमें कलर भी किया है। तो उतना, अब आप देखें कि जो बच्चों के नए कुरान मजीद आ रहे हैं, तो वो कलर वाइज आ रहे हैं, उसमें जो है वो ज़ेर ज़बर पेश के भी कलर हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ आपकी जो तजवीद की चीज़ें होती हैं उसमें भी जो है वो कलर से उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। और अगर इस तरह के कुरान पाक होंगे तो मुझे इतना अट्रैक्टिव लग रहा है ये माशाल्लाह। एक बात मैं करता चलूँ, मेरा 24 साल का तजर्बा है। जी जी, कि अगर कोई बहन भाई लिखना चाहे मुसलमान, ये अच्छी किताब है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर। इसमें 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। ये जितनी भी आयतें हैं, ये हम मुसलमानों के लिए एक मैसेज है, और एक एक आयत में जो मैसेज है वो हमारे लिए फ़र्ज़ है। न लिखना है, ठीक है लिखो, कुरान मजीद को देखना सआदत, पढ़ना अजर अजीम, लेकिन उस पर अमल करना फ़र्ज़ है। बेशक। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी बात करता चलूँ, ये जो पेपर है ये मेड इन इंडोनेशिया का। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान का पेपर इस्तेमाल नहीं होगा, मैं सख्ती से मना करता हूँ। क्यों? वो लूज है। अच्छा, इसमें जो स्याही है ये पार्कर जर्मन की है, पाकिस्तान की इनकी यूज़ नहीं होगी। जो भी लिखना चाहे मेरे से रब्ता करे, मैं सख्ती से मना करता हूँ कि ये 2 चीज़ तो परफेक्ट होनी चाहिए। पेपर इंडोनेशिया का 100 ग्राम वाला, स्याही जो है पार्कर है जर्मन कंपनी के है, बाकी इसमें जो रबड़ इस्तेमाल होता है वो मेरी कंपनी का है। पेंसिल जो है वो 2.5 नंबर गोल्ड फिश की है, वो कागज़ को रगड़ती नहीं है। इसमें कलर जो है ये पेलिकान जापान के हैं, यानी कि 4 कंट्रीज़ का मटेरियल है इसमें। बाकी कलर तो पाकिस्तान के भी कलर आपको ठीक मिल जाएंगे। मार्कर्स वगैरह यूज़ किए ना आपने इसके अंदर। माशाल्लाह, आपने बहुत अलग अलग तरह से आपने लिखी है। बेटी मैंने अपनी, ये कितना खूबसूरत आपने बनाया है, ऐसा ये ही है। ब्लैक और वाइट आपने लिखा है। देखो बेटी बात सुनो। दिखाएं इसको, स्क्रीन पे दिखाएं, ये करीब करें, फुल विंडो पे लाएं सुजा, फ्रेम पे ना, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये जो ब्लैक और देखो, वाइट से देखने की लिखा चीज़ है बहुत प्यारा लग रहा है देख के माशाल्लाह। दिल खुश करो।
आपके लिए भी, हमारे लिए, सभी मुसलमानों के लिए आप दुआ करें। बिल्कुल, मैंने बहुत तो प्यारा है। बताया कि मैंने एक ज़िंदगी का पूरा हिस्सा यानी 24 साल इस काम के पीछे लगा दिया है। रोज़ाना 16 से 18 घंटे में इस काम के हवाले मैंने किया है। 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मैं नींद करता हूँ। बस 5 वक्त नमाज का वक्त निकालता हूँ, 2 मरतबा रोटी खाता हूँ, चाय पीता हूँ। बाकी मैं इस काम के पीछे लगा रहता हूँ और मुझे कोई काम अभी नहीं। क्या नया और भी लिख रहे हैं? ये 4 जी तो आपने बेटी, अब मुकम्मल ये है कर कि लिए। कोरोना ने भी बहुत नुकसान किया बनी नौ इंसान का। दूसरे कुरान पाक भी दिखाएं, वो जी, सादे जी। हैं जी, कि जी। उसमें भी आपने इतनी अच्छा क्रिएटिविटी बेटी, की है? एक बात मैं करूं, मेरा बेटा डॉक्टर गुलाम रसूल इसी 26 जून को गया था उम्रे पे। मेरी फैमिली के 5 मेंबर गए थे। ये कुरान मजीद जी, क्योंकि ये मैंने चारों ही कापियाँ अपने औलाद को बांट के दिए। दोस्त कहते हैं चलते हैं म्यूज़ियम में, लाहौर सिंध में चलते हैं, सिंधालाजी में चलते हैं, उधर ये म्यूज़ियम में रखते हैं। मैंने बोला बात सुनो, मैंने म्यूज़ियम में ये नहीं रखने, क्योंकि म्यूज़ियम में रखेंगे फिर तोशा खाना की तरह कोई ना कोई बंदा उठाएगा, जाके अपनी अम्मी की गोद में डालेगा, कहेगा अम्मी साईं अब्दुल गनी ने लिखा है, कलमी नुस्खा है, तिलावत करो। मैंने बोला ये हमारे घर की जीनत है, इसका अच्छा म्यूज़ियम हमारा घर है। मैंने किसी को नहीं, मैंने अपनी औलाद के नाम पे कर दिया है। तो ये कुरान मजीद मेरा बेटा गुलाम रसूल 26 जून को ले गया था उम्रे पे। सही। उधर तलावत कर रहा था तो कोई हुफाज का पैनल था, उन्होंने देखा कि ये तो कलमी नुस्खा है। वो आए, उन्होंने देखा, दुआ की, कहने लगा आपके पास इसका PDF होगा? कहने लगा हाँ PDF है, लेकिन अब्बू के पास है, मैं उससे इजाज़त ले लूँ। मुझे फ़ोन किया, बाबा जी आपके पास इस कुरान मजीद का PDF है? मैंने बोला है। सही। कहने लगा ये बक्के के हुफाज का एक पैनल है, वो कहते हैं कि हमें PDF दे दो। मैंने बोला मैं 15 मिनट में सेंड करता हूँ। मैंने सेंड कर दिया, उसने उनको दे दिया। फिर वही जो हुफाज का पैनल मक्के का था, वो नीचे तवाफ़ की जगह पे कोई दूसरा पैनल था, मिस्र का अल अज़हर यूनिवर्सिटी का पैनल। वाह। उनको बताया, वो आए, कहने लगे भाईजान आप हाजी गुलाम रसूल हैं, आपके पास कुरान मजीद कलमी नुस्खा है? कहने लगा हाँ। निकालो, देखा, गले लगाया, दुआ की। कहने लगा इसका PDF है? कहने लगा PDF है, लेकिन वो तो मेरे अब्बू की प्रॉपर्टी है, मैं उससे इजाज़त ले लूँ। फिर मुझे फ़ोन लगाया, बाबा जी ये कह रहे हैं हमें PDF दे दो। मैंने बोला दे दे, मेरा काम ही है तबलीग करना। ये देखो बेटी, ये जो अर्थक्वेक, कोरोना, बम ब्लास्ट, ये इन सब ने हमें घेर लिया इस वजह से कि हम इस चीज़ से हट गए हैं। वो तस्मू बिहब्लिल्लाह जमीउम वला तफर्रकू, पकड़ो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। सूरत अल-नहल की आयत है। तो हम इससे हट गए हैं। लास्ट में मैं ये पैगाम देता हूँ तमाम दिखाएं अपना ये वाला कुरान पाक भी दिखाएं ना, हम देखना चाह रहे हैं। ये कापी आपने देख ली। अच्छा, पहले वाली कापी मेरी ये है, इसमें और इसमें फ़र्क है। जिस पे मैंने 7 साल लगाए, क्योंकि दिन को ड्यूटी थी, माल मवेशी था, बाग बगीचा था, तो रात को जो टाइम मिलता था मैं लिखता वाह। था। यानी कि एक ज़िंदगी का हिस्सा मैंने इस काम के पीछे लगा दिया है, और दुनिया की हर आसाइश मेरे पास है। बेसिकली मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी टीचर हूँ। आपको हैरत होगी कि 73 की मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरी तनख्वाह थी 165 रुपया, लेकिन अल्लाह ने मेरी रोज़ी रिस्क में इतनी बरकत डाली है। 3 बच्चे हमारे घर पे डॉक्टर हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बेटियों को मैंने MBA कराया है, एक बैंक मैनेजर है, एक JST है। वाह। हिलाल की रोज़ी है सबके पास, 1 रुपया भी रिश्वत का हमारे घर पे दाखिल नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त है। ये अच्छा, पहले वाला बड़ा बेसिक सा आपने लिखा, उसके ये बाद पहले आपने वाला है और बेटी, जना। ये पहले वाला है। अब इस लिखाई में ये पहला फर्क है, वाला जी, कापी और जी। दूसरी वाली कापी जो है, ये भी मैं बताता चलूं कि ये 10 लाइनों का है, 10 लाइनों का है। ये पहली वाली लिखाई मैंने लकीर पे लिखी है। तो इसके लिखने से कोई मेरे को बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि बातास ये वाले जो हैं, ये आधे तो गायब हो जाते हैं। फिर सही। आगे चल के मैंने लकीरों के दरमियान लिखे। बहुत आपने अच्छा लिखा। अभी आप ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी जो 2 कुरान पाक रह गए हैं उनको भी देखेंगे और मजीद भी आपसे बात होगी, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, बात होती है सारी शौक की, सारी लग कि आप क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत कुरान पाक उन्होंने अपने हाथ से लेके ख़त्ताती सीखी
और इस उम्र में जहाँ समझते हैं ना कि ज़िंदगी में अब सब कुछ कर लिया, छोड़ दें, आगे क्या सीख के करना है, तो जिस तरह अल्लाह ताला ने तालीम दी है कि आप तो अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक जो है ना वो इंसान स्टूडेंट रहता है और सीखता रहता है और सीखना भी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जितनी ज़िंदा दिली के साथ अपने जो शौक़ को कंटिन्यू किए हुए रखा। एक और कुरान पाक यहाँ पर है, मुझे ये वाला भी दिखाइएगा और साथ साथ ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो सेमिनार्स में और इंटरनेशनली भी जो है ना वो जा चुके हैं, कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और जो है वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? जी बेटी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये काफ़ी ये मैंने लिखा है 2010 से 2013 तक। सही सही। ये मेरी दूसरी कापी है ज़िंदगी की। माशाल्लाह। ज़िंदगी का एक हिस्सा मैंने इस काम पे लिया। ये देखो ना, लिखा हुआ है 2009 से शुरू हुआ, बरोज़ जुम्मो, और तकरीबन मैंने जितनी कापियाँ भी लिखी हैं वो जुम्मे के दिन मैंने स्टार्ट की। माशाल्लाह। और अगर कंप्लीट होने को होता है ना, तभी मैं जुम्मे का इंतज़ार करता हूँ कि या अल्लाह जुम्मा आएगा, मुझे ज़िंदा रखना कि मैंने इसको कंप्लीट जुम्मे के दिन ही करना। तकरीबन ऐसा ही होता है मेरे से। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं, तमाम कॉपीज़ डिफरेंट हैं एक से दूसरे से। और मुकम्मल जो किया है मैंने इसको, ये 21 रमज़ान को मुकम्मल। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी डेट का, इन दिनों का मैं इंतज़ार करता हूँ। बहुत खूब। ये देखो पहली वाली कापी जो है, हाँ, ये हर 10 कॉपी में लाइनों फ़र्क की है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 लाइनों की है, और ये वाली जो है 16 लाइनों की है। सही। क्योंकि मदरसे में जो हुफ़ाज़ के काम किए ना वो 16 लाइनों 16 की होती है, सतरी कुरान वो मजीद। आसान लगती है उनको। अच्छा, तो बेटी आपने क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि इंटरनेशनली आपने कहाँ कहाँ कई represent यूनिवर्सिटीज़ में बेटी ये मेरा काम हुआ। मेरा काम है तबलीग करना। अल्लाह का कलाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमानत होके आया है, और हम मुसलमान बड़े खुश नसीब हैं। तो मेरा भी यही काम है कि हम ये बच्चे आजकल के ज़रा आगे पीछे हो गए, फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बस यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोग्राम होते हैं, मैं उनको हिदायत करता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था JCU गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज काली मुरी हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ था, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। कई बच्चों ने दुआएं ली मेरे से, मैंने उनको हिदायत और नसीहत यही की और यही करता रहता हूँ कि आप इस पर अमल करें। दूसरा प्रोग्राम मेरा सिंध यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में हुआ, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। अभी रिसेंटली अभी 2-3 दिन हुए हैं, संबारा आर्ट्स काउंसिल में एक बड़ा जामे प्रोग्राम था जो ये कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने, सैयद जुनैद शाह जो कल्चर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, और DG कल्चर मुनव्वर महेश सर, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा हमारा। लोग देखते हैं तो इंटरेस्ट शो करते हैं कि उनको भी कैलीग्राफी सीखने का और इस तरह की जगह, क्योंकि एक से दूसरी चीज़ देख के होता है ना, यार हम भी तो कर सकते हैं ये काम। बेटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क इन द वर्ल्ड। बिल्कुल पूछते हैं मैं तो उनको आमादा करता हूँ कि लिखो, और उनको मैं मटेरियल भी बता देता हूँ कि आपने जब भी अल्लाह आपको नसीब करे तो मटेरियल इस पर ये इस्तेमाल होता है। मैं तो गाइडलाइन दे देता हूँ उनको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए? और बेटी, मैं दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों को ये मैसेज देता हूँ कि आप अपनी औलाद को बेशक IT की तालीम दिलवाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, फ़ॉरेन भेजें, अमेरिका भेजें, इंडोनेशिया भेजें, जापान भेजें, लेकिन उनको कुरान मजीद और हदीस की तालीम ज़रूर दें, ताकि उनकी और आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। आखिर में मैं सभी मुसलमानों को दुआ करता हूँ कि आपको, आपके आने वाली नस्ल को, हमको, हमसे आने वाली नस्ल को अल्लाह ताला खानाए काबा का तवाफ़ नसीब अता फरमाए और रोज़ा रसूल की बार बार ज़ियारत नसीब अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अब्दुल गनी साहब। बहुत अच्छा काम, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा काम, बहुत वक्त दरकार है, बहुत मेहनत दरकार है इसके अंदर, और देख के वो अंदाज़ा भी हो रहा है कि कितनी दिल के साथ, कितनी आपने खुशनुदी के साथ इस काम को मुकम्मल किया है, और आप यहाँ पर भी आए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे और मौजू आज का ये है कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाती हैं, और ये रिसर्च बेस्ड है क्योंकि हमने देखा कि मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी हमें नज़र आते हैं और इंटरनेशनल भी चीज़ रिकगनाइज्ड है कि ख़वातीन जो है वो मर्दों के मुकाबले में जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाती हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जब मेनोपॉज आता है और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एजिंग फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी जब आप 40-45 साल की उम्र में जाते हैं तो जब आप मर्दों और ख़वातीन को कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ख़वातीन जो है वो उनकी स्किन वगैरह जल्दी लूज़ होती है और वो उनका जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। फिर जिस्मों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बॉडी के अंदर जब हम चेंजेस आने की बात करते हैं तो चूँकि ख़वातीन के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो एक जो बच्चा है वो पैदा करने की सलाहियत रखती हैं और उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के चेंजेस आते हैं। उनकी बॉडी मुख्तलिफ़ कंडीशन से गुजरती है, मुख्तलिफ़ सर्जरी से, मुख्तलिफ़ प्रोसीजर से गुजरती है, तो उसकी वजह से भी एजिंग जल्दी हो रही होती है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, हुमैरा नाज हैं। वेलकम टू द शो हुमैरा। और साथ साथ डॉक्टर फारिया भी मौजूद हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, हुमैरा हर्बलिस्ट भी हैं, और इन तमाम मौज़ूआत पे बहुत अच्छी गुफ्तगू आप लोगों से यकीनन होगी। वेलकम टू द शो। कैसे हैं डॉक्टर फारिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जो मेन कॉज है उसको आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया। थोड़ा मैं जो ना वो नाकिस से मालूमात के मुताबिक तो ऐसा है, लेकिन आप लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, इसकी पीछे वजूहात क्या? अच्छा, मर्दों में क्या, मर्द बेचारे बस गंजे हो जाते हैं तो बूढ़े लगने लग जाते हैं। हाँ। ख़वातीन के अंदर जो है ना साइंस ऑफ एजिंग सबसे ज़्यादा स्टार्ट होते हैं, स्किन इशूज़, यहाँ रिंकल्स आना शुरू, यहाँ और क्या क्या चीज़ें असल में हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो 3 मोस्ट फैक्टर्स हैं। एक तो बेसिक कॉज यही है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ख़वातीन में होता है, और जैसे कहा चाइल्ड बर्थ की वजह से हमारे यहाँ उसको मेंटेन करने के लिए ना जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं करती, वो अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज, अपने रेस्ट को सबको फॉरगो कर देती हैं। सेकेंडली ये कि हमारे एक सोशल नॉर्म्स भी हैं कि सोशल नॉर्म्स इस तरह से हैं कि उनके ऊपर होता है बस शादी हो गई, अब यू आर फिनिश्ड नाउ, यू डोंट हैव टू टेक केयर, कि अब आपने अपनी नहीं करनी, आपने उसी चीज़ को लंबा कर सकते हैं। मीनोपॉज तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है, चाइल्ड बर्थ वहाँ पे भी होती है, तो वाई मोर के एशियंस क्यों ज़्यादा सफ़र करती हैं? एशियंस इसलिए सफ़र करती हैं कि देखिए मीनोपॉज या हार्मोनल चेंजेस से आपके अंदर कैल्शियम की कमी, हार्ट के रिस्क फैक्टर्स और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जल्दी थकन होना, अर्ली फटीगनेस, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं और स्किन लूज़ होती है, कोलेजन आपका जो है डिस्ट्रॉय होता है सबसे ज़्यादा। तो बात ये कि ठीक है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग है, हम इसको क्यों नहीं इस तरह लेते कि जैसे अगर हमें बुखार है या नज़ला है तो हमने कोई मेडिसिन लेनी है या हमने उसका जो भी रेमेडीज़ हैं वो करनी है। हम लोग बेसिकली इसको इस तरह से लेते नहीं हैं। हम शुरू से अपनी जब चाइल्ड बर्थ है तो वाई नॉट हम अच्छी केयर करें कि हमारी बॉडी पे इतने डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ना आए। सही। और सेकेंडली ठीक है कि मीनोपॉज होता है, लेकिन ये एक मतलब फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ है, तो हम उससे पहले मीनोपॉज होने से पहले ही हम इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन हैं, अपने डाइटरी चेंजेस करें, एक्सरसाइज लाइफस्टाइल चेंज करें, प्रॉपर रेस्ट करें, जो कि हम आगे तक कंटिन्यू करें। फिर ये कि ना आपको मीनोपॉज के बाद कुछ हार्मोनल टैब्स भी दी जाती हैं ताकि, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड, मतलब हमारे यहाँ डॉक्टर को विज़िट करना तो नियर टू इम्पॉसिबल समझा जाता है, गो टू एवरीवन, बट नहीं, मामी ने कहा था ये खा लो टैबलेट, खा ली। अब तो यूट्यूब सबसे बड़ी मामी है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी एक बड़ा, हर रेमेडी देख रहे हैं हुमैरा। हाँ, बिल्कुल, आप इससे बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों के भी यूट्यूब चैनल्स होंगे, अगर नहीं है तो बना ले। लेकिन बात ये है कि हुमैरा ये है इशू बिल्कुल कि कुछ भी देखते हैं और उसको जो है ना वो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। रमशा, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों के देखिए हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी भी तरीके सोशल मीडिया आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इवन आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है। रेमेडीज़ तो वो होती हैं जो नॉर्मली हम हर एक के लिए बता रहे हो कि देखिए सब ठीक है यूज़
यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का काम अपनी जगह, हर्बलिस्ट का काम अपनी जगह है, तो ये साथ चलता रहता है, होम्योपैथिक का अपनी जगह है, तो सब अपनी तरफ चल रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ ख़वातीन में ना अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मेनोपॉज जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो हमारा एक कुदरती एक अमल है ख़वातीन के लिए, जो कि जिसके लिए जब ये स्टार्ट होना शुरू होता है, बिफोर स्टार्टिंग हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे आप हमारे पास आए या डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्टेशन मस्ट करनी चाहिए। क्योंकि आपके देखिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, हम अपने आप को अच्छा रखेंगे तो हम पूरे घर की किफ़ालत कर सकते हैं। बच्चे हैं, मियाँ है, ससुराल है, बहुत सारे लोग हैं। अब तो अगर जैसे हमने बाहर भी निकलना है तो अपने आप को मेंटेन करना है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने जैसे डाइट में लेना है, कैल्शियम इंटेक हमारा पहले से होना चाहिए, और मैं ये कहती हूँ कि ये अर्ली एज से बच्चियों को देना शुरू करना चाहिए। ये जाके उसी वक्त मेनोपॉज के बाद जाके काम आता है, जब आप अर्ली एज में लेना शुरू करते हैं। कैल्शियम इंटेक ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आपके पास सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, वाइट बीन्स है, आप उससे कैल्शियम इंटेक कर सकते हैं। आपके पास कोकोनट वाटर है, कोकोनट है, आप उसका मिल्क ले सकते हैं, या कोकोनट खा भी सकते हैं, जो फ्रेश आते हैं हमारे पास। फ्रेश जूसेस हैं कोकोनट के, वो आप ले सकते हैं। विटामिन सी है भरपूर। केला, हमेशा मैं कहती हूँ बनाना हमारे पास पूरा साल मौजूद होता है। ख़वातीन को चाहिए कि ये अपनी डाइट बना लें, पिल्स भी बनाते हैं ना हम, तो खाने में केला आप लाजमी लिया करें, बेहतरीन कैल्शियम इंटेक इससे होता है हड्डियों के लिए। तो और भी कुछ इतने सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, केले को तो कहते हैं फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, उसमें इवन उसमें मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, पोटेशियम रिप्लेसमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो कि लेना इस तरह की चीज़ है, बटर है, क्यों नहीं यंग एज में लेते हैं। मतलब डाइट की वजह से हम खुद अर्ली एज से अपना कोलेजन डिस्ट्रॉय करते हैं। वो जो चीज़ है उसको नहीं, हाँ आप हेल्दी रहें, स्मार्ट रहें, ओवरवेट नहीं रहें, बट अपनी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको लाजमी मेंटेन। अच्छा, ये जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी क्या साइड ऑफ एजिंग लेकर आता है? क्योंकि उमूमन क्या होता है ख़वातीन के साथ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नींद पूरी होती नहीं है, और एक उनकी जो एक प्राइमरी एज है जिस वक्त आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए, वो उसमें उनको सफ़र करना पड़ता है, तो उसका भी एक असर आता है। स्लीपिंग पैटर्न का होता है कि असल में हमारी बॉडी अल्लाह ने जैसे केमिकल से कंपोज की है, उसकी डायurnal रिदम होती है। कुछ आवर्स हमें उस टिपिकल आवर्स में चाहिए जो कि हमारी बॉडी को उतना रेस्ट दें और उनका फंक्शन हो, और फिर उनका इफ़ेक्ट बॉडी पे आता है। वो हम नहीं करते हैं, और वो हम अपना ना सारा पैटर्न डिस्ट्रॉय किया हुआ है। सुबह तक जागेंगे, फिर दोपहर तक सोएंगे। वो चीज़ ये नहीं होती कि हमने ये पैटर्न सेट कर लिया है तो हमारी बॉडी भी या अल्लाह की तरफ से वो निज़ाम भी सेट हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लस हम लोग वाटर इंटेक पे, लिक्विड इंटेक पे बहुत कम कंसंट्रेट करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, जब प्यास लगेगी, अभी इतनी तो नहीं लग रही, 1 गिलास 2 गिलास भी इनफ है। ये मुझे बिल्कुल यंग गर्ल्स भी आके क्लिनिक में कहती हैं कि बस हम 1-2 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पूरे दिन में 24 आवर्स में। मेरे तो 2 घंटे में गुजारा नहीं होता 2 गिलास पानी। तो ये तो उससे क्या होता है, ड्राइनेस है। जाहिर है हमारी बॉडी क्या है, 70% ऑफ वाटर है। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर जब ये सारे कुछ ना कुछ तो मतलब ठीक है कि इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं जो कि ऑब्वियसली मैं इतने शॉर्ट उसमें नहीं वो कर सकती, लेकिन ये समझना चाहिए इंसान को कि इसका कोई ना कोई तो फंक्शन इफ़ेक्ट है ना बॉडी में, जो इतना इस पे एम्फेसिस दिया जाता होता है। तो हम लोग वो नहीं करते। प्लस हमने अपनी डाइटरी हैबिट्स को जैसे फास्ट फूड पे या अर्ली कुकिंग, या छोड़ दो इस वक्त का मील स्किप कर दो, रात में खा लेंगे, रात को 11-12 बजे खाएंगे, उसका भी हमारी डाइजेशन पे, हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। ये सब बॉडी में बहुत टीयरिंग इफ़ेक्ट करती है, बहुत तोड़ती है बॉडी को एक तरह से। प्लस हमारे यहाँ फ़ीमेल्स को ये कहा जाता है बस हो गई शादी तो बस क्या है, बच्चे देखना है, मियाँ देखना है, उसमें वो अपना बीच में 2 घंटे मिले सो गई, आधा घंटा मिला सो गया, रात भर जागती रहीं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी इतने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है उसके अंदर डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो आपको अपने आप को ना मेंटेन करना चाहिए कि आप भी ह्यूमन बीइंग है। मेल्स पे एजिंग डेफिनेटली, एक तो मैंने कहा ना कि साइंटिफिक रीज़न है जो कि रिलेटेड टू हार्मोन्स है। दूसरा ये कि मेल्स का ये होता है कि जी घर में मेल आया है, इसे सोने दो, इसे सुबह ऑफिस जाना है, व्हाटएवर, जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर से बाहर और वो करना। इसी तरह फ़ीमेल पे, बल्कि आजकल की मोर देन 90% फ़ीमेल्स किसी भी तबके की हों, उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जॉब भी कर रही हैं, वर्किंग कंडीशंस में भी हैं, प्लस वो घर को एज
होल, जैसे कि वो पहले पूरा फुल टाइम घर में होती थी उस तरह रहती थी। आप अपनी नानी दादी पे जाएं, कंपैरेटिवली हमसे गुड हेल्थ में थी। कंपैरेटिवली आप नॉर्दर्न साइड की फ़ीमेल्स को कंपेयर करें जो घर में रहती हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ 100 साल की भी फीमेल वो पहाड़ चढ़ जाएगी जो हमारे यहाँ की 50 साल की भी एक फ्लोर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगी। नहीं चढ़ पाते, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये कि एक तो प्योर डाइट है, नेचुरल डाइट है, रेस्ट उनका प्रॉपर है। उनके ऊपर अगर एक घर की जिम्मेदारी है तो घर की है, ये नहीं कि उन भी करना है, घर भी करना है, सबके जो भी इश्यूज़ हैं या सबकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी करनी है। और इन सब को जो है ना कंप्रोमाइज़ कौन करता है? फीमेल। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको साथ लेकर चलना है। लेकिन वही वाली बात है कि अक्सर हम होता है ना, इग्नोर पोजीशन में हम चले जाते हैं कि नहीं यार अभी इसको छोड़ दो, बाकी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर लें, हम तो बाद में देख ही लेंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है। अपने आप को देखेंगे, मैं कहती हूँ ना हमेशा ख़वातीन ये कहती हैं कि हमने पार्लर जाना है, हमने फेशियल करना है, हमने उसके जैसा दिखना है। ऐसा नहीं है। आईने के सामने खड़े हो, अपनी खुद तस्वीर करें कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं आपने। आप अपने आप की तस्वीर किसी से ना पूछें, फिर उसके बाद खुद से अपने आप से मोहब्बत जब करना शुरू कर देंगे ना, आप खुद तवज्जो अपनी मरकूज़ करेंगे। कोई नहीं करता किसी के लिए, आपने खुद अपनी तवज्जो अपने ऊपर रखनी है। मैं एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ ख़वातीन के लिए ख़ास, ये हर एक के लिए वैसे तो खैर, लेकिन अगर हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं मेनोपॉज़ की तरफ, तो भी ये हार्मोन को बैलेंस करेगा। आपने कलौंजी, मेथी दाना और साबुत धनिया, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेके पाउडर बना के, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के रख लीजिए। और अपने डाइनिंग टेबल पे जहाँ आप नाश्ता करते हैं सुबह, आपने ये रख लेनी है बॉटल। 1 चाय का चम्मच डेली नाश्ते के बाद आपने ये ले लेना है। सही। आप देखिएगा आपकी ये जो हार्मोनल चेंजेस है, आप क्योंकि ये वाले चेंजेस इसमें मैं बता देती हूँ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। खैर मैं अभी इससे गुजरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि गर्मी आपको एकदम लगना शुरू हो जाएगी बैठे बैठे। आप AC में भी होंगे, आपकी स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, फिर एकदम कभी कभी आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। ये आपकी जो हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं ना, इसमें आपकी ये कंडीशन आती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने नुस्खा बताया है, ये लेना शुरू कर दीजिए। और कोशिश करें कि जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं, गायनी डॉक्टर होते हैं बहुत सारे, आप उनके पास जाके ज़रूर पूछें, क्योंकि आर्टिफिशियल हार्मोन्स देना पड़ते हैं फिर थोड़े टाइम के लिए। तो मेरी बात से ये एग्री करेंगी, आर्टिफिशियल हार्मोन्स थोड़े दिन के लिए, ये हमारे पास ये नॉलेज नहीं है, अभी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए ख़वातीन को कि आर्टिफिशियल हार्मोन्स क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर आप उसकी आदी होना शुरू हो जाते हैं। उस बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, और वो उनको 1-2 साल या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट वो उसको कंटिन्यू करवाते हैं। सही। अच्छा, हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, और अगर आप भी कॉल्स करके कुछ पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन क्यों जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाती हैं। वक्फे में हम बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर इसका ये भी है कि अपनी तरफ नेग्लेक्शन है। चाहे अवेयरनेस हो चाहे अवेयरनेस ना हो, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रही होती हैं ख़वातीन, दूसरों की केयर करते करते, और अपने आप को भूल जाती हैं। ये केयर फैक्टर और एक स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है कि जैसे भी हम ब्रेक में बात करें, बच्चा कब आएगा, बच्चा कब जाएगा, शौहर कब आएगा, शौहर कब जाएगा, खाना कब बनना है, खाना कब नहीं बनना है। तो मतलब बजट्स मैनेज करने होते हैं, घर की तमाम चीज़ें। फिर अगर वो ख़वातीन बाहर भी काम कर रही हैं तो बाहर का एक प्रोफेशनल स्ट्रेस अलग होता है। तो ये एक स्ट्रेस का कहते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा टेंशन में परेशान हैं तो दिमाग के साथ साथ आपका जो चेहरा है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपकी स्लीप खराब होती है। सिर्फ चेहरा खराब होता है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत है जो आपको जल्दी बूढ़ा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, नॉट ओनली स्किन बल्कि आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उस स्ट्रेस की वजह से। आप हर वक्त एक फ्लाइट फ्राइट कंडीशन में रहते हैं, भाई दौड़ो भागो ये करो, इसको मैं किस तरह से कोप आउट करूं, मेरे पास लेट सपोज 1000 रुपीज़ है और उसमें मैं किस तरह मैनेज करूं, मेरी नेबर ने इस तरह किया है तो मुझे ये करना है। ये स्ट्रेस हमारा जो कंपटीशन का आ गया है ना, ये बहुत बढ़ गया और ये हम पे ना बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है। प्लस ये कि टू मेक द टू एंड्स मीट के हम किस तरह से अपने उसमें करें, उसमें भी लोग बहुत परेशान हैं। जॉब्स एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, वो बेगम भी कमा रही हैं, बच्चों को भी देखना है, वहाँ पे स्कूल्स में उनसे ये मंगवाया जा रहा है, हमें ये करना है। तो ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। और फिर पहले ना हेल्पिंग हैंड्स होते थे लोगों के पास, लाइक
कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था या हमदर्दी थी, या जो आपके फैमिली मेम्बर्स थे ना वही आपके एक तरह से साइकोथेरेपिस्ट थे, कि ना किसी से भी आपने बात कर ली, उनसे अपना दिल हल्का कर लिया, आप फिर अपने रीस्टार्ट हो गई बॉडी एक तरह से। सही कह रही हैं। अब जो है ना नहीं हम कैसे बताएंगे तो ये शेम है। मतलब जितना हम इन चीज़ों पे जाते जा रहे हैं उतना हम ना अपनी बॉडी को ना डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। हम ये कहते हैं ना कि हमसे अच्छी हमारी अम्मी थी, ग्रैंड पेरेंट्स थे, क्यों? ठीक है कि एक तो इम्प्योर डाइट है, फिर रेस्ट है, फिर हमारा अपना, उनको भी तो मीनोपॉज आता था, उन्होंने तो बल्कि हमसे ज़्यादा शायद चाइल्ड बर्थ की थी, तो वो फिर भी बेटर थे कि वो आराम से ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ लेते थे। अब जो 40s में भी हैं, 50s में भी हैं, वो चेयर पे पढ़ रहे होते हैं नमाज, के नीचे बैठ नहीं सकते, क्यों? वाई? जाहिर है कि जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है, मसल्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये सब इफ़ेक्ट्स क्यों हो रहे हैं? अच्छा, ख़वातीन को ये जो जॉइंट पेन है, घुटनों में तकलीफ़, कमर की तकलीफ़, इसकी बहुत शिकायत रहती है हमारा, तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं कि ये बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यू क्रॉस 30s एंड आपको जो है ना वो दुखना शुरू हो जाते हैं तमाम ये जो जॉइंट्स। कैल्शियम बात ये है कि हम खुद अपने ऊपर तारी करते हैं कि हमारा थोड़ा सा जॉइंट पेन स्टार्ट होता है और हम उस एक्सरसाइज वाला जो हमारा प्रोसेस होता है, हम बैठ के नमाज शुरू कर देते हैं। हम नमाज, हम कहते हैं नहीं हम खड़े, आप कोशिश करें, आपको थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके वो बिल्कुल जैम ना हो जाए मसल्स। आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, आपने डाइट ऐसी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अरवी है, भिंडी है, लेस वाली बहुत सारी माश की दाल है। हमें खाना, हम अपने ऊपर तवज्जो तो दें, हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, नेचर ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, लेकिन बात वही है कि हमने तवज्जो कर देनी ही नहीं है। हम डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे, नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों का इंटेक नहीं करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। इसके लिए मैं ये कहूँगी, तो कोशिश करें अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, ऐसे ड्रिंक्स ना लें, कोला ड्रिंक्स बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से आपका कार्टिलेज ख़त्म हो रहा होता है, उसको कोशिश करें अवॉइड करें। मैं तो कहूँगी बच्चों को भी अभी ना दें बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा आपकी बोन्स पे इफ़ेक्ट आता है। और ख़वातीन की जहाँ बात, हम लोग ये टॉपिक ले हुए हैं कि बूढ़े क्यों होते हैं, सबसे बड़ा मेरा एक फैक्टर ये है कि ख़वातीन में जेलसी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, और ख़वातीन जेलस किससे होती हैं? ख़वातीन से ही होती हैं। तो जेलसी फैक्टर को निकाल दीजिए, आपने जो है जैसा है अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे गुजारना शुरू कीजिए। उसको जैसे देख, जैसे इसको देख के मैं कहूँ कि नहीं मैंने भी ऐसा ही लगना है, मैं भी ऐसे ही आसाइश पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारूँ, उससे आप अपने आप से नीचे देखिए, आप अपने आप से नीचे, क्योंकि ये मैं वो बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाती हूँ कि देखिए आज है ज़रूरी नहीं कल भी हमारे पास ये भी हो, तो ऐसी ज़िंदगी गुजारने की आदी बनाएं, आप खुद भी आदी बने, बच्चों को भी आदी इस तरह का बनाएं कि हमने क़नात पसंदी में गुजारा करना है, अपने से ऊपर कभी लेवल को ना देखिए। नए नए फैशन आते हैं, कुछ भी आते हैं, गए भाड़ में, आपकी अगर गुंजाइश है तो लीजिए, गुंजाइश नहीं है तो जो है जैसा है वैसा पहनिए, किसी ने आपके घर का खर्च नहीं चलाना, आपने खुद चलाना है। तो इस तरह आप अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नमाज पढ़ें 5 वक्त की, मेरा तो यही है कि मैं अल्लाह के ऊपर कनात करती हूँ कि आज मेरा बिज़नेस चल रहा है, मुझे बिज़नेस किस तरह रन हो रहा है मुझे नहीं पता, आज के हालात में किस तरह चल रहा है मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। कि कोविड का दौर मैंने किस तरह गुजारा मैं भी जानती हूँ, कि कहाँ से आया मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था, टेंशन नहीं लिया, मुझे आता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद हमारी रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और ये चीज़ें हमें मैं कहती हूँ ना, इस्लामिक वे से भी हमें इस तरह सोचने पे मजबूर कर देती है कि आप खुद ब खुद कनात पसंदी की तरफ आ जाते हैं। हाँ, और कनात पसंदी, अल्लाह ताला पे तवक्कल, और ये जो चीज़ें हैं अगर आप इनको करना शुरू कर देना लाइफ में, वो एक थ्योरी भी आई, किसी ने उस पर भी शो रखेंगे कि मिनिमलिस्टिक थ्योरी है कि आप कितना चीज़ों के बारे में मिनिमल हो सकते हैं। एग्जैक्टली, आपकी वार्डरोब में 30 जोड़े हैं, आप 3 जोड़ों में भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते और अगर वार्डरोब में 50 जोड़ी चप्पल हो और आप उनको पहनने के काबिल ना हो, देखिए ज्यादा आप कितना भी लेते रहे कभी खत्म नहीं होगी। और अगर देखा जाए तो ये बेसिस ऑफ इस्लाम भी है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ कि देखिए ना और अब इसको वेस्ट पढ़ के अलग अलग थ्योरीज का नाम दे रहे हैं। हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है, सीखा सिखाया, हमें सब उसको उठाना है, इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करना है और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाना है। ख़वातीन की ज़िंदगियों को भी आसान कीजिए। और मुझे अपनी सास का भी जुमला यहाँ पर याद आ गया, वो हमेशा कहती हैं बात
कि बेटा अपनी ज़िंदगियों को भी, जब हमारे लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ उतारी तो एक दूसरे की ज़िंदगियों को आसान करो और अपने लिए भी आसानी करो, दूसरे के लिए भी आसानी करो। तो वरना ख़वातीन एक दूसरे को फैसिलिटीज़ देना चाहती नहीं है कि आप मैं क्यों वही, तो वही जेलसी फैक्टर को निकाल दें, स्ट्रेस को निकाल दें, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ पॉज। और जिस तरह से अभी हुमैरा ने भी कहा कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी मेडिटेशन है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और शुक्र अदा करें जो कुछ हमारे पास है वो शायद दूसरे के पास है भी नहीं। आज जब आप सब नमाज में खड़े हों, दुआओं के लिए एहतमाम करें, तो मुझे हुमैरा फारिया और मेरी टीम में शुजा और बाकी सारे मेंबर्स मौजूद हैं, उन सबको याद ज़रूर रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।